2023 का ये आखिरी सत्र है जहां पर आप कारोबार देखेंगे। अब आपसे जब अगली बार मुलाकात होगी तो नए साल के अंदर मुलाकात होगी। क्या शानदार ये साल बीता मार्केट के लिहाज से, उठापटक जरूर रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह का नवंबर और दिसंबर बीता उसने कई रिकॉर्ड्स बना दिए। वो रिकॉर्ड के आगे भी बरकरार रहेंगे। चुनाव है, अर्निंग्स है, बहुत सारी नई चीजें फिर से नए दौर पे आपको दिखेंगी। लेकिन अभी हम आज इस कार्यक्रम को 2023 के बेहतरीन नोट के साथ समेटते हुए चलेंगे और 2024 की तैयारी करते हुए चलेंगे। मेरे साथ अजय और प्रियंका रहेंगे अगले 2.5 घंटे के लिए। मेहमानों को जोड़ेंगे अपने साथ और कोशिश करेंगे जैसे 2023 के अंदर आपका साथ और हमारी मेहनत रंग ला के आई है, आगे 2024 के अंदर भी कुछ वैसा ही होता हुआ दिखे। खैर, मैं 4 विंडोज के साथ, यानी कि ऐसे ट्रिगर्स जो अहम होंगे उसके साथ शुरुआत कर रहा हूं। फिर उसके बाद हम डोमेस्टिक, ग्लोबल, डेरिवेटिव सब कुछ आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे। पहले विंडोज लेके आई हैं जिसके अंदर 4 अहम खबरें हैं। यूएस मार्केट्स के अंदर नए रिकॉर्ड फिर से बना है। गिफ्ट निफ्टी उसकी बदौलत 21,950 आ गया। ये एफआईज और ग्लोबल मार्केट्स को भा गए, दोनों के दोनों बाजार की बहुत हेल्प किया और नवंबर और दिसंबर में इनके बिना इस मुकाम तक नहीं पहुंचा जा सकता था, तो दोनों का ही बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, एफआईज ने कल फिर से कैश मार्केट में 4,000 प्लस करोड़ की खरीदारी की है। हालांकि ऑप्शंस में भी रिकॉर्ड आंकड़ा आया है, 1,23,000 करोड़ की बिकवाली का भी, लेकिन फिर भी कल नेट में उनकी तरफ से अच्छे आंकड़े आए हैं और लॉन्ग पोजीशंस भी बढ़ी हैं। वीनस पाइप, रत्नमणि मेटल जैसी शेयरों पे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि डैम कैपिटल कह रहा है कि हम कवरेज भी शुरू कर रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं। तीसरी बात, इनोवा कैपटेक की लिस्टिंग आज होगी। अब तक जितने भी आईपीओ लिस्ट हुए हैं उन सब ने बेहतरीन रिटर्न दिया है। एक और आईपीओ आज लिस्टिंग के गार में है, 448 इसका इश्यू प्राइस है। तो ये 4 अहम ट्रिगर है। चलिए, 4 अहम ट्रिगर और अब शुरुआत करते हैं एक एक सारे ट्रिगर्स को समझने की किस तरह से बाजार को अब अप्रोच करना चाहिए। कल बाजार में एक्चुअली, गुड मॉर्निंग अजय, आप 2-3 दिन नहीं थे, हमने आपको मिस किया, आप इंग्लिश चैनल पर थे। जी हाँ, मैं इंग्लिश चैनल पे था क्योंकि निकुंज छुट्टी पे थे। हाँ। हम लोग को मैनेज करना पड़ता है दोनों तरफ। तो मैं अपने इंग्लिश व्यूअर्स के साथ ज्यादा क्लोजली बात कर रहा था और उन्हीं के काफी ज्यादा पैसे ही बन रहे थे एट द कॉस्ट ऑफ स्वदेश। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और बहुत शानदार बाजार का माहौल चल रहा है। होना जरूरी था बाजार में। ईटी नाउ ब्रांड को जो है आगे रखना है, अब वो स्वदेश पे हो या ईटी नाउ पे, वो होता रहता है कभी कभी। लेकिन पॉइंट ये है कि आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। हाँ। क्या धमाकेदार रैली चल रही है, वन साइडेड। आपको पता है नैस्डैक इस साल 44% चला है। आपको याद होगा कि जिस दिन रेट कट की आहट आई थी ना कि अगले टेस्ला मैग्निफिसेंट 5 जिन्हें कहते हैं, जो 5 नैस्डैक के बड़े शेयर्स हैं, एक वन साइडेड चलना शुरू हो गए। 25% तो एसएनपी चला है। करेक्ट। और कल रात में, आपको पता नहीं प्रियंका, शायद आपने देखा या नहीं, लेकिन ओपेनहाइमर ने यहां से 15% एसएनपी चलेगा 2024 में एक रिपोर्ट निकाली है। 5200 के आसपास के टारगेट की एसएनपी ने। बताइए, कहाँ रिसेशन की बात हो रही थी? माइल्ड रिसेशन होगा, हार्ड लैंडिंग होगी। लेकिन यूएस में क्या होता है प्रियंका, बाजार का रिसेशन और एक्चुअल इकोनॉमी का रिसेशन अलग अलग होता है। जब बाजार के रिसेशन, जब इकोनॉमी में रिसेशन की खबर आएगी और फियर आएगा, डर आएगा कि शायद रिसेशन आ सकता है, तभी यही डर फेड का हाथ थामता है कि अब आप जो है रेट हाइक मत करिए, रेट कट की बात करिए, वहां से बाजार चलना शुरू होता है। हाँ। तो यूएस मार्केट बहुत मजबूत इस समय अपने हाल में है। एक भयंकर रिकॉर्ड ईयर हमने देखा है, क्लोजिंग भी बहुत स्ट्रांग है और यहां से भी शानदार नजर आ रहा है। डॉलर इंडेक्स 101 पे आ गया है। इतना प्यारा नंबर, 106 पे टॉप आउट किया वाला। डॉलर इंडेक्स 101 पे आ गया है। 3.8 पे कायम है। 3.8 पे अभी कायम है, लेकिन 3.77 का लो बनाया है। ओके, कैन यू बिलीव इट? तो पॉइंट ये है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि 2024 में क्या होने वाला है। मेरा यह अनुमान है कि रिकॉर्ड एफआईएफ फ्लोज इंडिया में आएंगे। ये जो आपने देखा है ना, 4-4 हजार करोड़ कल परसों आना शुरू हुआ है। ऐसे लग पीरियड में अजय, जब एफआईएस बिल्कुल नदारद होते हैं, 2 दिन से हम बड़ी एफआईएस की फिगर देख रहे हैं। देखिए, ये जो व्यू है ना कि भाई क्रिसमस छुट्टियां मनाने वो लोग चले गए, लेकिन वो बीच पे बैठ के, बहामा में बैठ के बाइंग कर सकते हैं। $100 मिलियन डॉलर की पंचिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि कहीं ये डिप्स जो इंडिया में है कहीं मिस ना हो जाए। जो अर्ली एफआईएस हैं या जिनके ऑफिस एशिया में है, वो लोग अपने एशिया डेस्क से बाइंग करवा रहे हैं। क्योंकि यूरोप और यूएस में अगर आप ट्रैवल करिए तो आपको मालूम चलेगा कि पूरा का पूरा एफआईएस जो है छुट्टी पे चला जाता है। पूरी दुनिया वहां पे छुट्टी पे होती है, तो पेड हॉलिडेज हो जाती है। पेड हॉलिडेज जाती है। लेकिन एशिया डेस्क जो है, मान लीजिए गोल्डमैन सैक्स के
न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर से या लंदन हेडक्वार्टर से एक मेमो आया था कि साहब रिलायंस या HDFC बैंक में $50 मिलियन की बाइंग करनी है, बट वो 10 दिन भी नहीं वेट करना चाहते हैं, तो वो एशिया डेस्क को बोल रहे हैं कि आप खरीद के रखिए। ये 5-5 हज़ार करोड़ की डेली बाइंग हो रही है और ये और बढ़ेगी। ओके, मेरा ये व्यू है 2024 पे, 2023 और 2024 की हम बात करेंगे लेटर इन द शो। कल आपने देखा लास्ट आवर में क्या हुआ? कल जबरदस्त तेजी देखने को मिली अजय, मतलब किस तरह से लग रहा था कि बस 22,000 से अब हम बस कुछ ही दूर हैं। 21,800 को तो हमने छू ही लिया ऑलमोस्ट। 21,800 को हमने इंट्राडे में कल छुआ है। 21,500 का 600 का जो पड़ाव हम बार बार 5 बार एक्चुअली वहां से हिट करके समय बिता के नीचे आए हैं, वो पीछे छूट गई स्टेशन। एक नया ब्रेकआउट चल रहा है और ये जो कल का लास्ट आवर और ट्रेड का एक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है समझना अपने व्यूअर्स के लिए कि ये जो है आपको 22,000 की तरह नजर लेके जा रहा है। ये जो 21,500 600 का हमने पड़ाव क्रॉस किया है, अब हम एक नए रेंज में आ गए, अब ये सपोर्ट बन जाएगा। और कल की जो बाइंग हुई है, एक तरफ कैश में बाइंग हुई है, जिसलिए मुझे काफी कंफर्ट है बाजार में शॉर्ट टर्म में। विक्स टूटा है एक्सपायरी के दिन करीब 5% लास्ट आवर ट्रेड में, और FIs ने छुट्टी में होते हुए FNO में भी लॉन्ग पोजीशन ऐड की। तो हमने जो है 4-5 महीने पहले FI की लॉन्ग पोजीशन कोई 25-30 पे लोएस्ट थी, 21 पे आ गई थी, वहां से बढ़ते बढ़ते 70 पे आ गई है, 70 पे यानी, और पिछले 5 दिन के तो 62-63 वाली 70 पे आ गई है। तो ये दोनों मिक्स हुआ है। इसीलिए अगर आप निफ्टी गेनर्स का लिस्ट देखेंगे, अगर डायरेक्टर साहब निफ्टी गेनर्स दिखा सकें, कल का जो लास्ट आवर का मूव था वो लार्ज कैप लेड था। करेक्ट। अभी आप जो है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके कहीं भी लार्ज कैप में पैसा लगाइए, जहां पे थोड़ी भी अर्निंग विजिबिलिटी है, लार्ज कैप। करेक्ट। खिंचा हुआ मार्केट इस समय PSU है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटल एंड माइनिंग चल रहे हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे है, ऑटोज चल रहे हैं। आप फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लोग भूल भी गए कि गच्चीबुली प्लांट में लोग भूल गए, वापस 6,000 पे आ गया। तो पॉइंट ये है, इस समय ना ये साल का वो समय कि आप बहुत ज्यादा स्टॉक पिकिंग में मत पड़िए, बास्केट बाइंग में रहिए और बाजार में डटे रहिए। लेकिन तो अब यहाँ से करना क्या चाहिए? मतलब अजय, इतनी तेजी है, बाजार ओवरबॉट जोन में है, एक्सपर्ट्स कॉशियस एडवाइस भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का लेट्स डांस टिल द टाइम म्यूजिक इज ऑन। देखिए, ऐसा है कि लिक्विडिटी के सामने लड़ नहीं सकते आप। अंग्रेजी में कहावत है, नेवर फाइट द फेड। और फेड ने जो अपना नल खोल रहा है, हमारे गांव में जो है एक बड़ा वाला नल होता है, शायद हमारे कुछ व्यूअर्स उससे समझ आएंगे, उसको बम्बा बोलते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े ना उससे मशीन से लगा होता है। उसकी जो धार आती है ना, वो 4 इंच की धार होती है, वो नॉर्मल पंप वाली नल की धार नहीं होती है 1 इंच वाली। ये जो गश ऑफ लिक्विडिटी आ रही है, इसके सामने खड़े होकर बहुत ज्यादा आप ओवर एनालिसिस मत करिए। जी हाँ, RSI पे ओवरबॉट है, जी हाँ वैल्यूएशन आपको स्ट्रेच लग सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि लिक्विडिटी आ रही है सब। करेक्ट। और लिक्विडिटी के आगे एक चलती हुई ट्रेन आ रही है और आप कहते हैं साहब उसके सामने खड़े हो जाए कि रुक जाओ, मुश्किल है। तो इस समय सावधानी ये होगी कि अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करें। आपके बहुत मोटे वाले मुनाफे वाले हैं, आपने 30 रुपए में इरडा लिया था, 120 हो गया ऊपर में, तो थोड़ा सा मुनाफा लीजिए कहीं कहीं पे, लेकिन ओवरऑल बाजार में बने रहें। बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके साइड में मत बैठ जाएं, क्योंकि FIs आएंगे 2024 में, ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है। एक ही दिन तो रह गया। आपकी जो है ना चादर जो है अभी भी बिछी होनी चाहिए। यू शुड बी वेल इन्वेस्टेड और फैला के बने रहिए। अगर आपको बहुत मोटा कहीं मुनाफा लगा, थोड़ा ले लीजिए। 2024 में वॉलेटिलिटी होगी। केनेथ अंड्राडे कल कह के गए हमको कि आप 2024 में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि उन नामों में होना चाहिए जो 20% घटे तो मैं पोजीशन बढ़ाऊं। ओके। तो स्ट्रेटेजी यही रखनी पड़ेगी, लेकिन आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हो सकते बाजार में, क्योंकि लिक्विडिटी का जो आउटलुक है FIs द्वारा वो सुधर गया है। और उन्होंने 3 इलेक्शन और फेड वाली जो न्यूज आई थी उसके बाद भी 15 ही दिन मिले उनको ऑपरेट करने के। अभी फेड FIs का फुल पार्टिसिपेशन जनवरी, फरवरी, मार्च गोइंग इनटू इलेक्शन आना बाकी है। इसलिए 2024 में 2023 का मैजिक 18% इंडेक्स, 2024 का आपको जो स्ट्रेटेजी रखनी है वो ये रखनी है कि डटे रहे अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, और अगर FNO इन्वेस्टर हैं तो स्टॉप लॉस लगा के बढ़िया काम करिए। टिम्पी हमारे साथ आ चुके हैं, FNO में कैसे अप्रोच करना है बाजार के इतने एलिवेटेड लेवल्स पे, वो हमें बताएंगे। गुड मॉर्निंग टिम्पी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप अजय आप भी बिल्कुल ही ठीक होंगे, और हम भी आपको मिस कर रहे थे क्योंकि आपका एनालिसिस, जो मैं कई बार कहता हूँ कि जो इनसाइडर स्टोरीज होती है वो आपके पास काफ़ी रहती हैं, और वो हम थोड़ा मिस कर रहे थे। खैर, एक चीज़ मैं आपके सामने बोलूँगा, अभी आप सारी बातें जो सुन रहे थे, मैंने कल भी प्रियंका से बात बोली कि कई बार ना धर्म संकट हो जाता है,
ये धर्म संकट सिर्फ आपके जीवन में नहीं आता, मार्केट में भी आता है कि आप डाटा को देखें या फिर उस लिक्विडिटी या उस फ्लो को देखें। डाटा को देखेंगे तो आपसे खरीदा ही नहीं जाएगा, लेकिन उस फ्लो को देखेंगे तो आपसे रुका नहीं जाएगा। तो वो धर्म संकट में थोड़ा आपको मजबूत होना पड़ेगा और जो चीज़ ज़्यादा पावरफुल है उसके साथ खड़े हो जाए। वो है लिक्विडिटी, वो है कन्विक्शन, वो है मार्केट का इस समय मूड और माहौल। तो कई बार डाटा को पीछे भी रखना पड़ता है। कुछ वैसा ही मार्केट्स के अंदर पिछले 3 दिन से हुआ। डाटा बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा था कि चलना चाहिए या रिस्क रिवॉर्ड आपका बेहद अच्छा होगा, लेकिन मार्केट ने वो करके दिखाया। अब आते हैं एक एक पॉइंट्स पे। पहले मैं रोल ओवर पे आता हूँ अजय, क्योंकि कल सीरीज खत्म हुई है, आज जैन का फर्स्ट डे है और इस ट्रेडिंग का सेशन का लास्ट डे है। उसके अंदर रोल ओवर नंबर्स ठीक आए हैं, रोल ओवर ठीक है, एफआईस ठीक है। मैं कल भी ये बात रखा था, मेरे को कोई भी एक ऐसी चीज नहीं दिख रही है कि जहां से मैं बोलूं कि ये चीज खराब ट्रांसफर हो रही है। आप लॉन्ग करके जा रहे हो, दिसंबर को शॉर्ट करके जा रहे हो, यानी शॉर्ट कवरिंग करके जा रहे हो। आपके पास एफआईस का फ्लो है, आपके पास मार्केट के सामने अर्निंग्स जैसा एक ट्रिगर है, आपके पास इलेक्शंस जैसा एक पॉजिटिव ट्रिगर खड़ा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव खड़ी है। और रही बात महंगा होने की, तो देखिए नए वालों के लिए तो मुसीबत रहती ही है, क्योंकि इस तरह का मूव आने के बाद वो जो वेट करना होता है कि हमको डिप मिल जाए, वो डिप मार्केट दे नहीं रहा। और फ्यूरियस बुल रन के अंदर मार्केट रिवर्स जब करता है, यानी कि जब चलता है तो अपने सपोर्ट तक जाता ही नहीं है, उससे पहले ही घूम जाता है। तो ये एक मौका था जो कि मार्केट ने पिछले 3-4 दिन में आपको दिया ही नहीं और लगातार नॉन स्टॉप चला। अब जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ट्रेड बने, मैं जरा आपके सामने वो रखता हूँ। देखिए फिर से फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ही बने हैं और पिछले 3 दिन से दिसंबर के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई, जो सौदों का ट्रांसफर हुआ वो जैन सीरीज के अंदर लॉन्ग हुआ। मैं ये बात मान सकता हूं कि बाजार और चलेगा, लेकिन ये बात भी मान सकता हूं कि आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। और मैंने कल परसों तरसों ये बात हमेशा जोर से उठाई कि आपको जहां पे लगे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी है, चर्निंग करनी है। जो बुल्स हैं जिनके पास तेजी की खरीदारी, उनके तो पौ 12 हैं, लेकिन जिनके पास मंदी सौदे खड़े हैं वो ज्यादा वेट ना करें, वो अपने सौदों को कटवाएं और सिस्टम से बाहर हो जाएं। जब उनका मौका मिलेगा ना, तब कीजिएगा शॉर्ट। अभी ना ट्रिगर है, ना ही पॉइंट्स है, ना ही ऐसा कोई चीज देखने को मिल रही है। आते हैं जरा बैंक निफ्टी पे। अच्छा, एक पॉइंट मैं निफ्टी में और क्लोज कर दूं। इस बार का आपका ओपन इंटरेस्ट ना हैवी होके आया है। ये 2,50,000 से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आए हैं। अमूमन ये जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं वो 2,50,000 से जस्ट नीचे आते हैं, जैसे 2,35, 2,25 के आसपास। लेकिन इस बार आप 20,000 कॉन्ट्रैक्ट फालतू लेके आए हो, तो सीरीज थोड़ी हैवी में ट्रांसफर हुआ है। फिर पुराना बैकलॉग भी है 12% गेन का 2 महीने का। तो ये आपको मैं सिर्फ बता और डरा नहीं रहा, बस सिर्फ समझदारी वाला एक पॉइंट रखना चाहता हूं कि कई बार आपको अलग अलग चीजों से, अलग अलग एंगल से देखने की जरूरत है। रही बात रेजिस्टेंस की, अब सीधा 850 और 22,000 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट हमने पक्का कर लिया। नया बेस कैंप जो बन गया है वो 21,500 का हो गया। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी कल अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट और जैन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खरीदारी हुई है। 275 पॉइंट के भारी भरकम प्रीमियम के साथ हमने फिर से एंटर किया है। हालांकि प्रीमियम तो एवरेज है, रोल ओवर भी एवरेज है, लेकिन कन्विक्शन एवरेज नहीं है, लेवल्स एवरेज नहीं है। ना केवल हमने 48,000 के ऊपर बल्कि 48,500 जैसे रेजिस्टेंस के आसपास आके क्लोज किया है। और कल हमारा पोल भी सुपर हिट रहा, जो हमने आपके सामने बात रखी थी। अब उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा और भी चल सकता है, लेकिन जिन लोगों को अभी ये करना है कि खरीदना है, उनको वेट तो करना ही पड़ेगा। उनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वेट करो या तो अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का करके आगे बढ़ो। 50 पॉइंट कमाने, 50 पॉइंट खोओगे भी। आते हैं पीसीआर पे। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार अभी भी महंगा नहीं है। आपको और मेरे को सुन के और मेरे को देख के बड़ी हैरानी हुई कि अभी भी बाजार महंगा नहीं है। अभी भी 1.5 के ऊपर हम नहीं गए हैं पीसीआर के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, विक्स थोड़ा बड़ा हुआ है, 15 का है, लेकिन ये वॉलेटिलिटी दे रहा है, जो किसको आप एंजॉय कीजिए इंट्राडे और पोजीशंस के साथ। एक चीज अभी आपने एफआईएस का बताया था, मैं उसमें एक पॉइंट सिर्फ जोड़ना चाहता हूं। देखिए, उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए की बाइंग तो की है, ये बात सच है, लेकिन उन्होंने कल रिकॉर्ड 1,23,000 करोड़ रुपए की ऑप्शंस भी बेचे हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने बड़ी चर्निंग की है कल दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो जैन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का पुराना मोमेंटम रहेगा कंटिन्यू, इसमें मेरे को हल्का सा संदेह इस नंबर के बाद आता हुआ दिखा है। रही बात 69% की लॉन्ग पोजीशंस हैं, ये पिछले 5-6 महीने की अब तक की हाईएस्ट पोजीशंस है उनकी। ठीक है, बिल्कुल। ये जो रोल ओवर फिगर्स है 3 मंथ के एवरेज से ऊपर आपको निफ्टी पर दिख रहा है। बैंक निफ्टी का भी डेटा हमसे शेयर किया। अब ये बताएं, 2 कौन से हाई कन्विक्शन स्टॉक्स हैं जिन पर आप आज नजर रख रहे हैं?
देखिए अभी ऐसा नहीं कि सर हम ही डेरिवेटिव्स डाटा देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। और अजय ने भी ये बात अभी इंपॉर्टेंट आपको एग्जांपल के तौर पर जो जिस शेयर की बात कर रहे थे ना, वही शेयर मेरा है आज, वो है डॉक्टर रेड्डीज। अभी आज बता रहे थे कि एक खबर आई थी उनके प्लांट को लेकर, तो कुछ नहीं हुआ, उस वापस से ये 5800 5900 के आसपास आ गया। ये स्ट्रांग मोमेंटम वाला शेयर है। देखिए स्ट्रांग मोमेंटम वाले शेयर्स की पहली पहचान क्या है? मान लो नेगेटिव खबर आ गई किसी वजह से, तो उनको समय नहीं लेगा, वो बुझे हुए चेहरे के साथ बैठे नहीं रहेंगे, वो इससे आगे बढ़ेंगे। आई है खबर, ठीक है, उसको पनिशमेंट दो, बाहर निकलो उससे, फिर और बढ़ो आगे। तो ये पहली पहचान होती है एक्सट्रीम बुलरन या फिर एक्सट्रीम पोजीशनिंग की, जहां पे मार्केट के अंदर बनी हुई होती है। तो डॉक्टर रेड्डीज कुछ कुछ वैसा ही है। 50 दिन 200 दिनों के एवरेज का ब्रेकआउट है, सेक्टोरल का चर्निंग है। अगर आप कल कुछ खरीदारी भी देख रहे थे ना, तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी खरीदारी हो रही थी, तो डॉक्टर रेड्डीज भी उसमें लीडर था। 2-2.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हुआ इसके अंदर। तो पहला शेयर तो यही होगा जहां पर ये बुझता नहीं है, थकता नहीं है, हारता नहीं है, ये आगे बढ़ने वाला शेयर है। इसलिए आपको भी कोई डिप मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तब भी आप बाइंग कर सकते हैं। दूसरा शेयर मेरा एक सेल का भी है। देखिए मैं चारों तरफ बुलिश हो रहा है, तो मैं सारी बुल पे नहीं जाऊंगा, एक बियर से अभी आपके सामने रखूंगा, वो है पीवीआर का। चार्ट देख के आपको आइडिया लग जाएगा, इसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस शानदार रैली के अंदर। जो एक्सट्रीम तेजी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसका मतलब वो बीमार है, उसको मानसिक थोड़ा रोग हो सकता है, तो एक बार जरा चेक करवाने की जरूरत है। इसलिए पीवीआर जब तक ये हरी लाइन और लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। तो जो बीमार है उसके साथ क्यों रहना, उसको छोड़ दो, उसको शॉर्ट कर दो। तो पीवीआर एक शेयर हो सकता है। हालांकि इसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, 1:1 का, यानी कि जितने पैसे का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे उतने ही पैसे का आपको टारगेट भी मिलेगा। एग्जांपल के लिए ऐसे 30 रुपया ऊपर स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो 30 रुपए ही आप कमाओगे इसके अंदर। बट ये शेयर ठीक नहीं है, अभी इसकी तबीयत खराब है। और दूसरा, ये कल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था जब हम नए रिकॉर्ड्स की तरफ बढ़ रहे थे। तो पीवीआर को बेचा जाए और डॉक्टर रेड्डीज को खरीदा जाए, ये दो मार्केट्स के शेयर हैं। डॉक्टर रेड्डी गच्चीपुली प्लांट के दिन ही गिरावट में दिलाया था। जरा एक महीने का चार्ट दिखा दीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे आपको जो बाजार की जो ओवरऑल व्यू है बन रही है, कई बार आपको कॉन्ट्रा कॉल लेनी पड़ेगी। ये देखिए, मैं बात कर रहा हूँ 54-5500 अभी 15 दिन पहले, वहां से 150 रुपये चल चुका है ये स्टॉक। तो ये गच्चीपुली प्लांट का इशू हो जाएगा। लोगों ने कहा था बहुत सीवियर है साहब। अरे हमने कहा था यूएस में शॉर्टेजेस हो रही हैं भाई, दवाई की शॉर्टेजेस हैं जहाँ पे। और डॉक्टर रेड्डी 5 बड़ी कंपनियों का में शामिल है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में। कोई ऐसे टाइम में कहेगा कि आप 40% दवाइयाँ आपकी जहाँ से जिस प्लांट से बनती हैं उसे बंद कर दीजिए आप, या उसमें उसको आप रोक लगा दीजिए। कॉमन सेंस लगाएंगे तो ठीक ठाक पैसा बनेगा। लेकिन आगे चलते हैं, हमारे सारे शानदार और होनहार पैनलिस्ट जो हैं वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। साल का आखिरी दिन, आगे आने वाली जनवरी सीरीज में कैसा रुख बनाए आप। हमने दिसंबर सीरीज ऐसी देखी कि कई सालों से ना देखी। वैशाली, अक्षय भागवत, संतोष मीना, जय पटेल हमारे साथ हैं। वैशाली जी, बहुत ही शानदार सीरीज ये रही। 7-8% निफ्टी चला है। मैं डेटा देख रहा था, 3 साल में बेस्ट सीरीज थी। कई बार ऐसा जब होता है, जब 3 साल 4 साल में बेस्ट सीरीज वगैरह टाइप का डेटा आता है, तो आगे आने वाली सीरीज में सवाल उठता है कि क्या ये मोमेंटम इस सीरीज में जारी रहेगा या थोड़ा फीका पड़ सकता है। तो आपकी क्या राय बन रही है निफ्टी बैंक निफ्टी में जनवरी सीरीज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, लास्ट डे ऑफ द ईयर, वर्किंग डे, और हमने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया है पूरा साल। सो आई से दैट निफ्टी का ट्रेंड अभी तक तो एकदम ही इंटैक्ट है। So now elevate the stop loss, 21,500 का नियर टर्म सपोर्ट रहेगा। एंड आने वाले दिनों में इन ऑल लाइकलीहुड, जैसे कि प्रोजेक्टेड टारगेट्स आ रहे हैं 22,000, 22,200, ये देख सकते हैं। एंड लाइकवाइज फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो 48,200 का भी सपोर्ट बन गया है। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू अ टारगेट ऑफ 49,000, 49,200। सो फिलहाल एकदम ही बुलिश व्यू है। बट जैसे कि मार्केट चला है, डिसिप्लिन एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। संतोष मीना, आप ये बताइए कि इस बाजार को ट्रेड कैसे करें? क्या आप ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं? आपने मुझे पूछा? संतोष जी से। संतोष मीना। Yes, sorry.
गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो यस, मार्केट की morning. बात करें तो मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है और पिछले 2 मंथ तो बहुत ही शानदार रहे हैं। जो मेजर गेन आया है लास्ट 2 मंथ्स में आया है। हालांकि इस साल हिस्टोरिकली जनवरी सीरीज कमजोर रहती है, नॉट ओनली फॉर इंडिया, ग्लोबल मार्केट्स में भी हमने देखा है कि मंथ ऑफ प्रॉफिट बुकिंग रहता है। स्पेसिफिकली जो सेक्टोरल चर्निंग होती है बाय ईयर एंड, दिसंबर के एंड तक वो सेक्टर परफॉर्म करते हैं जो पूरे साल चले, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी प्रॉप देखने को मिलता है। फिर जैसे ही ईयर स्टार्ट होता है सेक्टोरल रोटेशन देखने को मिलता है। सो मेरा व्यू बुलिश ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी जनवरी मंथ में स्मॉल कैप और मिड कैप पे थोड़ा सा कहना चाहूंगा। लास्ट ईयर बहुत चले तो हो सकता है थोड़ा सेक्टोरल रोटेशन देखने को मिले फर्स्ट मंथ में। और आप एक चीज नोटिस करिएगा, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है मार्केट के लिए, सीरीज का पहला दिन। क्योंकि पिछले 2 सीरीज का दो देखे तो पहले दिन जो लो या हाई लग जाता है वो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो लास्ट 2 मंथ में आप देखोगे तो जो लो लगा था पहले दिन वही पूरी सीरीज में सपोर्ट की तरह काम किया। तो आज देखना होगा आज मार्केट किस तरह के सिग्नल्स देता है। तो मैं निफ्टी थोड़ा सा आज वेट एंड वॉच करूंगा। व्यू बुलिश है, कोई गिरावट मिलेगी तो खरीदारी के मौके ढूंढेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक तो एफआईएस की जो लॉन्ग पोजीशन है हेवी है, 70% के ऊपर है, और जो प्रीमियम है निफ्टी फ्यूचर की वो भी ज्यादा है। नॉर्मली जब भी ऐसा होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क बनता है। सो अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, एक प्री इलेक्शन रैली के लिए हम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। बट यस, थोड़ा सा इस बार मिड कैप और स्मॉल कैप में जनवरी मंथ में थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। अगर एफआईएस की बाइंग आती है तो मेजरली लार्ज कैप्स में आएगी। लार्ज कैप शायद जनवरी मंथ में आउट परफॉर्म करते नजर आएंगे। आज के रिकमेंडेशन की बात करूं तो आप लोगों ने डॉक्टर रेड्डी हाईलाइट किया। मैं फार्मा स्पेस पे काफी बुलिश हूं, स्पेशली इन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो मेरा भी पिक किसी स्पेस से औरो फार्मा। इस स्टॉक की बात करें तो एक क्लासिकल फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 1120 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1075 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक सोनाकोम है, इसका स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा हो रहा है, एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है। और एक ये जो न्यूज है टेस्ला वाली, वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल पॉजिटिव भी मानी जा सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 660 का टारगेट रहेगा, 615 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू मिड कैप स्मॉल कैप में जनवरी के लिए संतोष बता रहा है। लार्ज कैप में मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है और वहां बड़ी और तेजी देखने को मिल सकती है। ये हम लगातार देख भी रहे हैं कुछ दिनों से। तो ये मोमेंटम जनवरी के लिए भी उन्हें दिखता है। और 2 ट्रेड्स, ठीक है, औरोबिंदो फार्मा और सोनाकॉम स्टार जो अच्छी मूव में भी है। ठीक है, अक्षय भी है हमारे साथ। मॉर्निंग अक्षय, आपके ट्रेड्स क्या हैं आज के? तो दोनों ट्रेड्स बाय की तरफ है। पहला ट्रेड है फार्मा क्षेत्र से डीवीज लैब। तो पॉजिटिव मोमेंटम पिक कर चुका है और 3950 ये एक लेवल है जहां पे एक मोमेंटम वापस सर्ज हो सकता है। काफी बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। रोल ओवर्स काफी पॉजिटिव है फार्मा क्षेत्र में। तो आप डीवीज लैब बाय कीजिए, करंट रेट पे पार्टिसिपेट कीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 4150 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3825। दूसरा ट्रेड बनेगा मुथूट फाइनेंस में। एक रेंज स्ट्रक्चर में है, शॉर्ट टर्म में 1450 का बेस है, 1500 का ब्रेकआउट पॉइंट है। यहाँ पे भी मैं एक ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर रहा हूं क्योंकि जो एक्टिविटी दिख रही है रेंज में वो बाइंग की और या एक्यूमुलेशन की दिख रही है। तो आप बाय कीजिए मुथूट फाइनेंस एट द करंट रेट फॉर अ टारगेट ऑफ 1554 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1447। ये ट्रेड्स हो गए हमारे पास अक्षय भागवत के भी। जय, आपके ट्रेड्स क्या होंगे? मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, अजय जी एंड डिम्पी जी। आज इत्तेफाक से फार्मा सेक्टर में सभी का बुलिश कॉल है। मेरा भी आज फार्मा सेक्टर पे पहला बुलिश कॉल रहेगा लुपिन पर। लुपिन की बात करें तो काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है ये स्टॉक ने। मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है। आरएसआई तरफ से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया और मैं भी जनवरी मंथ के लिए फार्मा सेक्टर को काफी बेहतर मानता हूँ। काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिख सकता है फार्मा स्पेस से। सो डेफिनेटली लुपिन मुझे लग रहा है 1440 तक के टारगेट के लिए ये स्टॉक को ले सकते हैं और स्टॉप लॉस के तौर पर 1280 का स्टॉप लॉस रख के लुपिन पर ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक था कल बीटीएसटी में भी मैंने दिया था और आज भी एज अ ट्रेड दे रहा हूँ, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग। सो यहाँ पर भी मुझे अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। कल के दिन में जो अपसाइड दिखी वो काफी बेहतर थी। आरएसआई पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ एक मूव दिखा रहा है। हाई लो की पैटर्न डेली चार्ट पर बन रही है और मुझे लग रहा है यहाँ से एनबीएफसी स्पेस में काफी एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, पर्टिकुलरली एल&टी फाइनेंस पर। ये लेवल से बाय करने की सलाह होगी। 162 के अराउंड की प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस 170 के टारगेट के लिए ये स्टॉक को ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रख रहा हो तो अराउंड 158 का स्टॉप लॉस रखिए, ये स्टॉक के लिए बाय कर सकते। ठीक है, हमारे दोनों मेहमानों ने फार्मास्यूटिकल्स के शेयर दिए। पहला ल्यूपिन, दूसरा औरोबिंदो फार्मा, एक हमने भी रख दिया डॉक्टर रेड्डीज। और ये बात बिल्कुल सच है कि फार्मा के अंदर जिस तरह की पोजीशनिंग बनी हुई है
वो अपने आप में काफ़ी बेहतर है और एक चर्निंग का पार्ट भी हो सकता है। ये डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, जरा वैशाली से ही पता कर लेते हैं क्या उनकी लिस्ट में कोई फार्मा है या फिर नॉन फार्मा उनकी लिस्ट में है। वैशाली, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आप अपने ट्रेड। नॉन फार्मा स्टॉक्स चुने हैं, वन ऑफ देम इज IEX। IEX आप देखेंगे तो वॉल्यूम काफी हुआ है, रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। सो आई वुड से नियर टर्म के ट्रेडर्स के लिए 155 के सपोर्ट के साथ खरीदा जाए फॉर अ टारगेट ऑफ 170, और जो पोजिशनल रखना चाहेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड, आई वुड से ये स्टॉक में टेक ऑफ होने की काफी संभावना है, लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 170 एंड अबाउट दैट 180। सो 153 के स्टॉप लॉस के साथ ये खरीदा जा सकता है। और कल हमने देखा टाटा कम्युनिकेशन काफी अच्छे लेवल पे भी है और वॉल्यूम पिकअप हो रहा है, मोमेंटम शुरू हुआ है। सो 1745 के स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेडिंग टारगेट, पोजिशनल ट्रेड रहेगा ये 1900 के टारगेट के लिए, और जो लंबे समय के लिए रख सकते हैं उनके लिए 2000 भी आ सकता है। सो दीज आर द टू स्टॉक्स जो मुझे लग रहे हैं टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड और इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इंटरेस्टिंग, नॉन फार्मा कंसेंसस से हटके, लेकिन IEX मैं दाद दूंगा आपकी स्टॉक पिकिंग की। वैशाली, कल लास्ट आवर और ट्रेड में मैं ध्यान दे रहा था स्टॉक पे। ये PSU है, एक ऐसा PSU जो PSU दिखता नहीं है, लगता नहीं है, इसकी पैकेजिंग PSU ऐसी नहीं है, और कुछ इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं इसके प्रमोटर्स में। लेकिन कल जो वॉल्यूम हुआ है, बाजार का व्यू ये है कि एक बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर, सीमेंट बैक्ड प्राइवेट सेक्टर का जो होल्ड करता था स्टेक, वो शायद माल बाजार में आया और वो पूरा खप गया माल, बाजार की भाषा में अगर बोलें तो। रेड्डी साहब, कल की बात हो रही है, कल का अगर आप इंटरडे चार्ट लेके आए तो बड़ा अच्छा रहेगा। लास्ट और ट्रेड में वन साइडेड 5% ऊपर, ये देखिए डेज हाई पे। बहुत बढ़िया स्टॉक आपने चुना, कांग्रेचुलेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ स्टॉक्स से न्यूज़, जो कौन से टॉप स्टॉक्स हैं वो भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है बाजार में। जितने भी लोग हैं जो बाजार की इंफॉर्मेशन, बाजार के बातचीत, बारीकी, स्टॉक्स के बारे में, कंपनियों के बारे में बातचीत करते रहते हैं डेली, अगर आप उसमें शामिल हैं, जो कि हम सब हैं, तो ये खबर आपके लिए है। अगर अफवाहों से इसके शेयर के भाव में तेजी हुई या उठापटक देखने को मिलती है तो जल्द ही कंपनी के अधिकारी और डायरेक्टर्स को जवाब देना होगा। सेबी ने अफवाहों की पुष्टि पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ रहे हैं। अंकुर, बताइए, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई है। जी हाँ, सेबी ने मार्केट वेरिफिकेशन ऑफ रूमर्स में एक जो सर्कुलर था वहाँ पे कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं, और जो सबसे बड़ा यहाँ पे चेंजेस प्रपोज हुए हैं वो है मटीरियलिटी ऑफ इवेंट्स की जगह मटीरियलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट चेक किया जाएगा। मतलब ये कि न सिर्फ जो भी रूमर मार्केट में चल रहा है या कोई खबर है जिसका उस स्टॉक पे पर्टिकुलरली असर हो रहा है, वो मटीरियलिटी ऑफ इवेंट से डिफाइन नहीं होगा, बल्कि उसमें प्राइस मूवमेंट कितना हुआ, क्या वो बेंचमार्क के हिसाब से अगर कंपनी को वेरीफाई करना होगा, तो ये क्राइटेरिया सजेस्ट किया गया है। इसके अलावा सजेशंस ये भी दिए गए हैं कि अगर कोई बड़ा स्टॉक है जिसमें ऑलरेडी प्राइस बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए वो 2000 या 3000 रुपए का उसका प्राइस है, तो उसका थोड़े से परसेंटेज में भी इन टर्म्स ऑफ नंबर काफ़ी बड़ा मूवमेंट हो सकता है। इसी तरीके से कोई छोटा स्टॉक है तो वहाँ पर परसेंटेज बड़ा हो जाएगा छोटे मूवमेंट पे भी। तो ये सारे बिंदुओं पर जो फाइनल कंसल्टेशन पेपर आएगा उस पर गौर किया जाएगा। जो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम बनी थी उसने ये सजेशंस दिए हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम जिसमें CII, FICCI के लोग थे, उन्होंने सेबी को सजेस्ट किया था कि किस तरीके से ये जो सर्कुलर है जो पहले सेबी लेके आया था वो इंप्लीमेंट कैसे हो। वहां पर ये सजेशंस दिए गए हैं। अब इस कंसल्टेशन पेपर पर इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने कमेंट्स देंगे और उसके बाद फाइनल आपको एक सर्कुलर आता हुआ दिख सकता है कि जो कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, वो किस तरीके से मार्केट में जो रूमर्स चल रहे हैं उसको वेरीफाई करेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ये खबर देने के लिए। ये थोड़ा एक पेचीदा मामला है कि सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है। सेबी का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो खबरें बाजार में चलती हैं, चाहे वो सही हो या अफवाह हो, उनसे रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान ना पहुंचे। जो बाजार के पुराने दिग्गज है, धुरंधर हैं, 4 चीज़ें सुनते हैं बाजार में, किस पे एक्ट करना है, नहीं एक्ट करना है, उनको मालूम है। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है, कभी कभी वो लापरवाही कह लीजिए या उनकी आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा समय कम बिताया, वो फंस जाते हैं, थोड़ा गलेबल होता है, गलेबल होते हैं, वो विश्वास कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि ये उसी डायरेक्शन में सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने की दृष्टि से
इनको अपनी कंपनी के डायरेक्टर ऑफिशियल को बताया नहीं साहब ये खबर पे विश्वास मत करिएगा, ये बकवास खबर चल रही है, स्टे अवे फ्रॉम इट। जैसे अभी क्या होता है कि कोई भी खबर आती है, एक्सचेंजेस मांगते हैं सफाई, आता है ना डेली, हम लोग देखते हैं ना सफाई। अब जो है सेबी ने कहा है कि उसी डायरेक्शन में अब वहां पे भी कुछ बात चल रही है, तो पहले आप क्लैरिफाई कर दीजिए भाई, हमें मालूम चला है कि ये बात बाजार में चल रही है हमारे बारे में, ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा, अभी हमारी सफाई। तो थोड़ा एक तरह से और सेफ रिगार्ड भी, बाजार इतना गर्म हो रहा है, हाँ। हजारों स्टॉक के बारे में सैकड़ों बातें चलती रहती हैं, और बहुत सारी बातें गलत व्हाट्सएप पे सर्कुलेट भी हो रही होती हैं, सोशल मीडिया पे होती है, जिसमें फंस जाते हैं। डीप फेक का जमाना है, तो आपको केयरफुल रहना है और सावधानी बरतनी, सावधानी जहां हटी वहीं दुर्घटना घटी। लेकिन आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो ये तो चलिए एक इंपॉर्टेंट खबर हुई, लेकिन आज के बड़े स्टॉक्स कौन से हैं जो फोकस में होने चाहिए, जिनमें आज एक एक्शन देखने को मिल सकता है? अशेषा कंपाइल करके लाई आज हमारे लिए। अशेषा मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक्स हैं? हाय, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले अपडेटर सर्विसेज की बात करते हैं। तो 7.2% इक्विटी जो लॉक्ड इन था, ये लॉक इन आज खुल जाएगा। ये शेयर होल्डर्स अब मार्केट में शेयर्स बेच पाएंगे, तो शायद कुछ सेलिंग प्रेशर इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। अपडेटर सर्विसेज पर अपनी नजर रखें। इसके अलावा स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की भी बात करते हैं। प्रमोटर एंटिटी ने कुछ शेयर्स खरीदे हैं ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के द्वारा। गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स जो कंपनी की प्रमोटर एंटिटी है, उन्होंने करीब 4 लाख शेयर्स खरीदे ओपन मार्केट में। कल ब्लॉक डील में ये डेटा आया था, तो शायद इसमें भी एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मेड प्लस की बात करते हैं, तो कंपनी को असिस्टेंट डायरेक्टर एंड ड्रग सेल्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी से ऑर्डर मिला है। कंपनी के कुछ स्टोर्स है जिनको सस्पेंशन ऑफ ड्रग लाइसेंस का ऑर्डर मिला है। टेम्पररी ऑर्डर है ये, 3 से 7 दिन का सस्पेंशन दिया है। शायद कुछ एक्शन इस काउंटर में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो कंपनी को डिमांड कम शो कॉज नोटिस मिली है। करीब 1730 करोड़ की ये डिमांड कम शो कॉज नोटिस है। इसके साथ साथ 173 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई है। बड़ा ऑर्डर है, जिसके चलते नेगेटिव एक्शन इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा स्वान एनर्जी की बात करते हैं, तो कंपनी ने फंड रेजिंग अप्रूव किया है। 4000 करोड़ का फंड रेज QIP के द्वारा किया जाएगा, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा यूग्रो कैपिटल, याद रखें बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है ये स्टॉक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज बैठक है, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स लेने के लिए आशीषा हमारे रिसर्च टीम से। लेकिन आगे बढ़ते हैं। आज बाजार, आज का जो शो है हमने थोड़ा हल्का फुल्का रखने की कोशिश की है। देखिए दैट टाइम ऑफ द ईयर हम लोग तो अनफॉर्चुनेट है कि ढेर सारे जो मार्केट्स हैं, सिंगापुर को ले लीजिए, ग्लोबली बहुत सारे मार्केट मंडे को बंद है। हमें मंडे को भी आके ट्रेड करना पड़ेगा, फ्राइडे को भी ट्रेड करना पड़ेगा। दिवाली भी हमने ट्रेड किया था, दिवाली के बाद भी इमीडिएट छुट्टी नहीं थी, याद है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग ओवर ट्रेड ना करें, थोड़ा लाइटली लें, थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा दर्शन करें। तो हमने सोचा अपने व्यूअर्स के लिए भी कुछ ऐसी बातें खोज के निकाली हमारी रिसर्च टीम ने, जो इस साल हुई घटी, और उससे क्या सीख मिलती है बाजार की दृष्टि से अगर हम बात करें। तो इस साल एक बड़ी चीज थी मिशन चंद्रयान। सफलता नुकसान होने पर आप घबराएं नहीं, हमें मिशन चंद्रयान से क्या सीख मिली है लेके आइए डॉक्टर साहब। मिशन चंद्रयान जो है वो पहले असफल हुआ था, उसके बाद सफल हुआ, और ऐसा सफल हुआ कि पूरी दुनिया देखती रही। तो इससे हमें क्या ऐसी सीख मिलती है जो बाजार की दृष्टि से? भाई सृष्टि ये मिलती है कि अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन में कोई गड़बड़ी की, तो अपने प्रोसेस को एक बार वापस से आके जांचिए, कहाँ आपसे कमी हुई। घबराएं नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं बाजार में वापस नहीं आऊंगा। धैर्य रखें, हो सकता है पोजीशन आपकी थोड़ी घट गई हो, वेट करें, उसे एनालाइज करें और अपने प्रोसेस को सुधारें, आगे जाकर मुनाफा होगा। क्या बात है, कितना बढ़िया ये इवेंट रहा। और बिल्कुल एक दूसरा इवेंट जो हमें याद आता है और जो हर इंडियन के लिए बहुत ही क्लोज टू हार्ट रहा, वो था इस साल का वर्ल्ड कप। इंडियंस फेवरेट थे और हम सेमीफाइनल तक भी पहुंचे पूरी स्पिरिट के साथ कि हम जीत ही जाएंगे कप, लेकिन कप हमारे हाथ नहीं आया। तो इससे क्या बड़ी सीख मिली? कई बार अच्छे शेयर भी शानदार प्रदर्शन नहीं देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो शेयर अच्छे नहीं है। फंडामेंटली गुड स्टॉक्स हो सकता है कभी किसी रेंज में फंसे हो, किसी न्यूज का इंपैक्ट हो, लेकिन वो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। ऐसे हमारी इंडियन प्लेयर, हमारी मेन इन ब्लू है। तो ये एक बड़ी सीख हमारी 2023 में इंडिया ने, हमने भारतीयों ने इंडियन टीम से जो सीखी।
और इसके अलावा एक और बड़ा इवेंट था, वो था G20। आपको पता ही है कि भारत का परचम अब पूरी विश्व भर में लहरा रहा है और जब हमने इनका स्वागत किया तो खैर देखते ही बनता था। तस्वीरें आप जो इस साल आई वो भूले नहीं भूलेंगी और G20 की शानदार मेज़बानी की। और आपने देखा ही होगा कि वर्ल्ड लीडर्स, देश के विश्व के 20 बड़े देशों के लीडर्स हमारे यहाँ पे पहुँचे और उनकी मेहमान नवाजी भारत ने की। इससे निवेश, ट्रेडिंग, इन सबको बड़ा बेनिफिट हुआ। सीख क्या मिली कि निवेश ट्रेडिंग के लिए शॉर्टकट नहीं, रणनीति चाहिए। तैयारी ऐसी कीजिए कि आप तक सब लोग पहुँचे, कि आप तक ही सारा पूरा फायदा आप तक पहुँचे। तो इसलिए शॉर्टकट ना अपनाएं, बल्कि रणनीति और स्ट्रेटजी के साथ प्लानिंग करके इस तरह के मुकाम तक भी पहुँच सकते हैं जहाँ विश्व की 20 बड़ी हस्तियाँ देश के प्रधानमंत्री के साथ आपको फोटो खिंचाती हुई दिखेगी। बहुत इंटरेस्टिंग बात, आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत। आपको याद होगा कि आईपीएल का जो स्टॉक है वो चेन्नई सुपर किंग के होल्डर्स को एक समय में चेन्नई सुपर किंग्स का स्टॉक फ्री में मिला था, डीमर्ज होके। वो अनलिस्टेड था, बहुत महीनों तक वो 10 रुपए का शेयर ही बना रहा। कई लोगों ने उसमें माल बेच दिया सोच के कि ये क्या होगा, और आपको हैरानगी होगी कि उसकी वैल्यू 200 रुपये हो गई है, 20x हो गया है। इनफैक्ट बड़े निवेशक, दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी जी ने तो उस बुरे समय में चेन्नई सुपर किंग का स्टॉक बाजार से अनलिस्टेड मार्केट में पूरा बटोर के अपनी उन्होंने शेयर होल्डिंग बढ़ाई थी। लेकिन आपने देखा होगा कि चेन्नई सुपर किंग की जीत के बाद क्या जबरदस्त तरीके से वैल्यूएशन बदला है। तो अगर आपका दांव सही है और आपको विश्वास है अपने दांव में, तो बुरे समय में अक्यूमुलेट करिए वो स्टॉक, अंत में जीत आपकी पोर्टफोलियो की जरूर होगी। क्या बात है, पोर्टफोलियो की, यानी स्पोर्ट्स स्पिरिट कितनी स्ट्रांग रखनी चाहिए। कई सारी सीख जो हमने सिर्फ वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स से सीखी है, और वो थी एशियन गेम्स भी। रिकॉर्ड 107 मेडल जीते हैं इंडिया ने, और ये एक बड़ी सीख भी है क्योंकि एक ऐसा देश जो मेडल टैली में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन इस साल जो 107 गोल्ड की, और तीनों कैटेगरी में, चाहे गोल्ड की कैटेगरी हो, सिल्वर की कैटेगरी हो, सभी में रिकॉर्ड प्रदर्शन रहा एशियंस का, इंडिया का एशियन गेम्स में। और ये एक बड़ी सीख हमारे लिए कि SIP के जरिए DIs ने जिस तरह का कुशन दिया है, FIs तो अब वापस आए हैं, लेकिन आप पूरे साल देखें तो FIs की बिकवाली बड़ी थी। इंडिया में तो दबा के बेच रहे थे, लेकिन कुशन किसने दिया इंडियन मार्केट को? DIs ने, रिटेल इन्वेस्टर ने, जो SIP के जरिए लगातार रिकॉर्ड लेवल्स भी हम देख रहे हैं। 17,000 के पार है अब हमारे रिकॉर्ड लेवल्स SIP के मंथली। तो ये जो कुशन हमें दिया SIP ने, DIs ने, और उसके चलते हमने FIs की एब्सेंस को भी ज्यादा मिस नहीं किया। तो लगातार परसिस्टेंटली काम करते रहना चाहिए, कभी भी जीत हो सकती है। ये आपको इस बार की एशियन गेम्स में इंडिया की परसिस्टेंट मेहनत से जरूर दिखाई दी। खैर, जब वर्ल्ड कप की बात कर ही रहे थे तो उसमें एक ऐसा सुपरस्टार भी पैदा होकर आया कि जिसमें ये दिखा दिया कि देखिए, भले आपके जीवन में कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, भले आप थोड़ा मुश्किल के दौर से गुजरे क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद अगर आपकी कड़ी मेहनत है, तपस्या है, और आपका अगर निशाना और आपका मन बिल्कुल साफ है और आप मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आप शिखर पर पहुंच सकते हैं। मोहम्मद शमी ने अपनी गेंदबाजी से करके दिखाया। इस बार के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले वो भारत की तरफ से एक खिलाड़ी बन गए, और उनके मैं जो अलग अलग उनका रंग रूप हमने कई सालों में जो देखा, उसके बाद ये एक काबिले तारीफ है। इससे सीख क्या है? इससे सीख क्या मिली? इससे सीख ये मिली है कि कई बार आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिन पे आपका ट्रस्ट होता है, जिन पे आपको पूरा यकीन होता है, लेकिन वो पोर्टफोलियो में प्ले नहीं कर पाते। लेकिन एक दिन वो सुपरस्टार अपना रंग दिखाता है और आपके पोर्टफोलियो को शानदार तरीके से चलाता है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को ऐसे तपस्याओं से सजाइए जिनके बल पर, जिनकी ऊर्जा के दम पर आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बेहतरीन बन जाए। तो शमी की इस शानदार पारी से ये सीख मिलती है। शमी जो है वो ऐसे एक स्पोर्ट्स स्टार रहे इस साल जो स्मॉल कैप से लार्ज कैप की श्रेणी में आ गए। एक बार तो बेंच पे बिठा दिए गए थे काफी समय में, लेकिन अब देखिए उनके नाम के स्टेडियम बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनका होम स्टेट। तो मोहम्मद शमी की जो री रेटिंग है वो कई बार बाजार में ऐसे ही स्मॉल कैप होते हैं जो मिड कैप और लार्ज कैप बन जाते हैं। अगर आपका विश्वास है और वो क्वालिटी दिखा रहे हैं अर्निंग्स की, तो ऐसे स्मॉल कैप पर जरूर बेट करें। आगे बढ़ते हैं। 2000 रुपए के नोट का चलन भी इस बार बाहर हुआ। हाई वैल्यू शेयर, कई बार रिटेल इन्वेस्टर अक्सर फंस जाते हैं। हाई वैल्यू शेयर का मतलब है प्राइस अर्निंग रेशियो अगर महंगा है। अगर आप किसी 100 टाइम वाले शेयर में अटक गए, क्वालिटी पे कोई संदेह नहीं कर रहा है,
लेकिन वहां से और फर्दर री रेटिंग की गुंजाइश कम हो जाती है और वो सर्कुलेशन दूर हो जाते हैं। डी मार्ट एक ऐसा उदाहरण है, 100 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पर ट्रेड हो गया था। अगर आप डी मार्ट का पिछले 1-1.5 साल का चार्ट देखें तो बहुत समय तक उसमें कोई गेन्स नहीं बने, वो ऑलमोस्ट सर्कुलेशन से बाहर हो गया था। इस वजह से बहुत हाई वैल्यूएशन वाले शेयरों में दांव लेने से पहले बहुत सावधानी बरतें। बिल्कुल। इस साल एक और बड़ा जो ऐतिहासिक मूव रहा वो था नया पार्लियामेंट। जी हाँ, 93 इयर्स ओल्ड स्ट्रक्चर है ये और हमारी इंडिया की धरोहर हेरिटेज है, लेकिन और कई सारे प्लान्स रहे इसके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन नई संसद का उद्घाटन भी हुआ। कई बार हम अपनी पुरानी चीजों पर अटके रहते हैं, तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि पोर्टफोलियो को कई बार चर्न भी करना पड़ता है। सेम स्टॉक्स शायद आपको वो रिटर्न नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको ट्रेंड के साथ, समय के साथ जो चीजें, जो सेक्टर, जो स्पेसेस में मूव है, जिस तरह के रिफॉर्म्स और पॉलिसीज चल रही हैं, अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो को बदलाव करेंगे तो नए रिटर्न ले सकते हैं। इसलिए कई बार समय समय के साथ नई चीजों को बदलना पड़ता है। 93 ईयर ओल्ड का ये स्ट्रक्चर भी बदला गया और नई संसद का उद्घाटन भी इसी साल हुआ। इसके अलावा एक ऐसा गाना जिसने, अब जब इतनी बात हो ही रही है तो बिना नाच गाने के कैसे कंप्लीट होगा, तो आपको नाटू नाटू के गाने पे तो आज फिर से नाचना ही होगा, क्योंकि ये गाना कुछ था ही ऐसा। अगर आप भले म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं नहीं रखते, बॉलीवुड में रखते हैं नहीं रखते, आप भारतीय हैं गैर भारतीय हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये गाना बजता है तो अपने आप ही पाँव थिरकने लगते हैं। कुछ ऐसा ही थिरकन हुई तो ऑस्कर भी हमारी झोली में गिर गया। 2023 के अंदर नाटू नाटू ने ऑस्कर अवार्ड मिला। और ये क्या सबक देता है? ये सबक देता है अगर आप में दम है, भले आप एफआईज हो, भले आप डीआईज हो, भले आप रिटेलर हो, आप जोरदार मुनाफा कमा के निकल सकते हो और उच्च मकाम को भी पा सकते हो। तो नाटू नाटू का गाना यही बताता है। और मैं ये भी बोलूँगा कि 2024 का जब आप स्वागत कर रहे हैं तो इस गाने के बिना असंभव जैसा लगता है। डिम्पी, ये नाटू नाटू का जो पिक्चराइजेशन है, जो विजुअल्स हैं, गाना तो बहुत शानदार है ही है, वो मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी नाटू नाटू करते हुए इस साल नजर आए। अगर आप देखें 18% तो निफ्टी खुद ही चल गया। तो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का भी खूब पैसा बना है। अगर आप ये देखिए, ये बैंक निफ्टी, क्योंकि ये थोड़ा बड़े हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी की जोड़ी बहुत जबरदस्त रही इस साल। लेकिन एक खास बात जो मुझे बहुत खास लगती है और मैं अपने निवेशक व्यूअर्स को जरूर बताना चाहूंगा, जो बाजार में नाटू नाटू हो रहा है ना, वो जस्टिफाइड है। वो काफी हद तक एक बुनियाद के ऊपर हो रहा है, और वो बुनियाद है भारत की जीडीपी ग्रोथ। एक सुपीरियर ग्रोथ इकोनॉमी होने के कारण हमारा बाजार बहुत ज्यादा सस्ता आपको मिलेगा नहीं। कोई वेनेजुएला थोड़े ना है जहां ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई छोटे मोटे नेशन नहीं है। हम जो है देश की टॉप 5, वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में, और ग्रोथ बहुत सुपीरियर देख रहे हैं। IMF ने, S&P ने, सारी ग्लोबल एजेंसीज ने ग्रोथ एस्टिमेट बढ़ाए हैं। तो कोई आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हो कि बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें ना आए, शैलो रहेंगी। और जीडीपी में तो ऑफकोर्स 5वें नंबर पर आ गए और तीसरे पायदान की तरफ हम देख रहे हैं। इसलिए बाजार में जो नाटू नाटू डांस हो रहा है वो काफ़ी हद तक एक बुनियाद पे है, और उसकी बुनियाद है शानदार जीडीपी ग्रोथ। ये एक छोटा सा स्पेशल हमने आपके लिए लेके आए थे। हम एक समरी है इस साल की खास बातों की तरफ, और बाजार के साथ हमने उसको कंपेयर करने की कोशिश की है, क्योंकि हर एक बड़े इवेंट के साथ बाजार को जोड़ा जा सकता है और कुछ ना कुछ सीख ली जा सकती है। वैशाली, अक्षय पी भागवत, संतोष मीना, जय पटेल और निमेश ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार की बातचीत को आगे लेके जाने के लिए। निमेश, बहुत ही शानदार शर्ट आप पहन के आए आज, लाल रंग की। ये क्या बेयर्स को चढ़ाने के लिए है, या आप एक इशारा कर रहे हैं कि बेयर्स का टाइम वापस आएगा? कितना उछल लो आप, बुल जो है कितने मजे कर ले नाटू नाटू डांस पे, लेकिन समय वापस आएगा। किस तरफ ट्रेड करेंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी। देखिए, अगर बात करें, आपने बहुत सही पहचाना। अगर हिस्ट्री की बात करें तो 2007 से लेके जनवरी महीना जो रहा है वो ट्रेडर्स का पैसा लेके जाता है, वो इंडिकेट कर रहा है। मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी जनवरी में देखने को मिली है। और सेकंड थिंग, मैं आज सुबह ही जब स्टडी कर रहा था, 2007 जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, वहां की मुझे याद जो आ रही थी कि उस टाइम पे भी सेंसेक्स था वो 5 दिन में 7 दिन में 1000 पॉइंट, तब सेंसेक्स 20,000 का था।
और 5 दिन के अंदर सेंसेक्स 1000 पॉइंट बढ़ता है, 4 दिन में 1000 पॉइंट बढ़ता है। ऐसी मूवमेंट हमने 2007 में मैंने इनिशियल डेज के अंदर देखी थी। वो सेम चीज निफ्टी के अंदर रिपीट हो रही है। पिछले जो हमने लास्ट वीक में करेक्शन देखा था, यहाँ से 5 सेशन के अंदर देखिए तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की रैली निफ्टी के अंदर जो है वो आ गई है। और जिस तरह से वन वे मार्केट के अंदर चल रहा है, डेफिनेटली स्पीड जो है वो स्पीड को देख के मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को थोड़ा संभलना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ओवर स्पीड में ड्राइव करते हैं तब एक्सीडेंट के चांसेस भी जो है वो ज्यादा बन जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियस व्यू अपनाना चाहिए इन द मंथ ऑफ जनवरी। फिलहाल अभी ऐसा कोई ट्रिगर नहीं दिख रहा है कि जहाँ से मार्केट के अंदर करेक्शन आए, बट जैसे हम लोग जब मार्केट बॉटम पे रहता है तब क्या पॉजिटिव हो सकता है उस चीज की जो चर्चा करते हैं, तब ये नाटू को थोड़ा बहुत साइड में रख के अब मार्केट में यहाँ से क्या ट्रिगर हो सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर हमारी नजर जो है वो कॉन्शियसली हमको बनाए रखनी चाहिए और यहाँ से जो है वो थोड़ा संभल के चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए जनवरी के लिए, जिस तरह से आप थोड़ी कॉशियस एडवाइस दे रहे हैं, जो एक हिस्टोरिकल ट्रेंड बेसिस है। ठीक है निमिष, इंटरेस्टिंग। आगे भी आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन चलिए कुछ ट्रेड्स पॉसिबल डिस्कस करते हैं जो हमारे पास तमाम स्टॉक्स आए हैं। उसमें से एक स्टॉक है स्वान एनर्जी, और स्वान एनर्जी की बोर्ड बैठक, जिसके बाद उन्होंने फंड रेजिंग का भी प्लान बताया। 4000 करोड़ तक के फंड रेज करेगी कंपनी QIP के जरिए, और ये वही स्वान एनर्जी है जिसमें आपको इसी महीने याद होगा कई सारे बड़े ब्लॉक्स भी लगे हैं, और इस कई बल्क डील में कई बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने बाय भी की है। अच्छे मोमेंटम में ऑलरेडी स्टॉक है। क्या इस न्यूज से अब जब फिगर भी आ गई है कि कितना फंड रेज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स एक्सपेंशन प्लान और ये कंपनी की कई कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से एक्सप्लोसिव पाथ ऑफ कैपेक्स एंड ग्रोथ को देखते हुए बड़े ट्रिगर्स इस स्टॉक में बनते हैं तेजी करने के। क्या अब इस न्यूज से एक पॉजिटिव इंपैक्ट और आ सकता है स्वान एनर्जी? क्या आप इसे यहाँ से खरीदेंगे संतोष? यस प्रियंक, स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। स्टॉक कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर लोस बना रहा है, बट ये थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाता है कभी कभी, तो अभी मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं, लेकिन अपना स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करते चलिए। अब आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाना चाहिए 20 डे मूविंग एवरेज पे, जो करीबन 475 के आसपास है। अगर यहाँ से तेजी बनती है तो आपको 555 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं, जैसे गेल पे एक खबर आप देख रहे होंगे कि ब्रोकिंग हाउसेस ने इसको अपग्रेड किया है। गेल इस सीरीज का वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर बना। अब 195 तक के नए टारगेट्स भी आ रहे हैं। एक बार जरा गेल भी आप दिखाइए, ब्रोकिंग हाउसेस की जो रिपोर्ट है। अब क्या करना चाहिए विशाली, एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए इस पे। काफी एक्साइटेड है और मैं जैसे इंडिकेटर से देख रही हूँ, आई थिंक इट्स स्टिल रेडी फॉर एन अपवर्ड मूव। तो 145 के स्टॉप लॉस के साथ ये खरीदा जा सकता है, एंड आई थिंक जिस तरह से ये प्रोजेक्शन आ रहे हैं 170 175 नेक्स्ट प्रोजेक्टेड टारगेट्स है। सो व्यू इज पॉजिटिव विद 145 एज स्टॉप लॉस। ठीक है, हमने एक रिपोर्ट तो पता कर ही ली है जो कि गेल के रिगार्डिंग थी, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी रिपोर्ट है एक बार अपने सहयोगी विमाक्षी को अपने साथ जोड़ लेते हैं, फिर सिलसिलेवार तरीके से जब रिपोर्ट्स का पूरा डाटा आ जाएगा तो वहां से भी पूछेंगे सवाल। विमाक्षी जरा बताएं इस बार की ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम मैक्रोटेक डेवलपर्स के साथ। हम देख रहे हैं कि BNK सिक्योरिटीज़ की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि कंपनी नई डील साइन कर रही है और लैंड बैंक जो है उनकी इसी के चलते काफ़ी अच्छी अर्निंग्स विजिबिलिटी नज़र आ रही है। लॉन्च पाइपलाइन और इन्वेंट्री पाइपलाइन को लेकर भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है। इसके अलावा हाई बेस के बावजूद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्री सेल्स करीब 19% कैगर से ग्रो हो सकते हैं FY23 से लेकर FY26 तक, और मजबूत कैश फ्लोस के चलते डी लेवरेजिंग भी प्ले आउट हो सकती है कंपनी के लिए। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते हम देख रहे हैं कि BNK सिक्योरिटीज़ ने मैक्रोटेक डेवलपर्स पर कवरेज शुरू की है खरीदारी की राय के साथ। इसके अलावा जोमेटो भी हमारे रेडार पर रहेगा। हम देख रहे हैं कि JP Morgan की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनफैक्ट ये हाईलाइट कर रहे हैं कि जोमेटो को GST शोकॉज नोटिस मिला है 400 करोड़ का। जोमेटो हालांकि ये मानता है कि इन्हें ये पे नहीं करना पड़ेगा। हालांकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक वन टाइम हिट नज़र आ सकता है। 11 से 16% का पोटेंशियल इम्पैक्ट ज़रूर नज़र आता है इन्हें FY25 से लेकर 26 के EPS तक। और
जीएसटी चार्जेस हालांकि अगर कस्टमर्स को पास ऑन होते हैं तो इसी के चलते जो डिमांड है ये थोड़ी सी डिप्रेस हो सकती है। तो ऑल इन ऑल जेपी मॉर्गन ने इसके बावजूद भी जोमेटो पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। ऑटो स्पेस पर भी हम फोकस करेंगे। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, ये हाईलाइट कर रहे हैं कि दिसंबर के सेल्स में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ नज़र आ सकती है, करीब 25 से 36% की बजाज ऑटो और टीवीएस के लिए 10 to 18% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये आइशर, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प और एम के लिए। हालांकि मॉडेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ करीब 2% की एक्सपेक्ट की जा रही है टाटा मोटर्स और इनफैक्ट एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट किया जा रहा है 5% का अशोक लेलैंड के लिए। ओवरऑल ऑटो सेक्टर में आइशर मोटर्स, टीवीएस और टाटा मोटर्स इनके टॉप पिक्स है। इसके अलावा गेल पर भी हम फोकस करेंगे। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि एक इम्प्रूवमेंट जो रिटर्न ऑन इक्विटी और फ्री कैश फ्लो में नजर आ सकता है, इसके चलते स्टॉक में री रेटिंग आ सकती है। ट्रांसमिशन कंट्रीब्यूशन जैसे सुधरता है, इसकी वजह से अर्निंग्स विजिबिलिटी सुधर रही है। ओवरऑल कंपनी का जो डिमांड एनवायरनमेंट है ये भी सुधर रहा है और इसी के चलते मोतीलाल ओसवाल ने गेल पर अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। इसके अलावा स्टील पाइप्स भी फोकस में रहेंगे। डैम कैपिटल का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ रहा है ऑयल एंड गैस ट्रांसमिशन और वाटर सप्लाई के चलते, इसी के चलते अगर हम देखें तो स्टील पाइप्स की जो डिमांड है ये बढ़ सकती है। ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के लिए। ओवरऑल वीनस पाइप्स और रत्नामणि मेटल्स पर इन्होंने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। और आखिर में हम फोकस करेंगे बैंक्स और एनबीएफसी स्पेस पर। नोम्यूरा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहा है कि आरबीआई का जो एफएसआर पॉइंट्स का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, ये इंडिकेट करता है कि अनसिक्योर्ड में रिस्क बढ़ रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम की कैपिटलाइजेशन हालांकि पिछले डेकेड में सबसे बेस्ट लेवल पर रही है। आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि CET1 जो सिस्टम में है वो हेल्दी रह सकता है और ओवरऑल वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है बैंकिंग सेक्टर को लेकर। टॉप पिक्स इनके हैं आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक। क्या बात है, शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजीव भसीन जी को भी शामिल करने का समय हो गया है अपने शो में। आज साल का आखिरी ट्रेडिंग का दिन है तो उनको ज़रूर उनसे बात करना तो बहुत ज़रूरी है। संजीव जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? सर्दी के मजे ले रहे हैं? आपने लोगों के पोर्टफोलियो में तो बहुत गर्मी करवा दी पिछले एक हफ्ते में। आज आपसे जो है हम संजीव जी इंटरडे ट्रेड, आज का ट्रेड वगैरह तो ठीक है, वो तो रोज़ लेते ही रहते हैं। आज मैं चाहूँगा 2024 के लिए एक ओवरऑल जो आपका फॉलोअर है चैनल पे, हम लोग ये जानना चाहेंगे 2024 में क्या बाजार को अप्रोच करने का ढंग आपका बदलेगा, एक, और दूसरा थीम्स क्या पसंद है आपको 2024 में क्या चलेगा? 23 में PSUs चल गए, मिड कैप चल गए, एक थोड़ा ओवरव्यू देके जाइए, थोड़ा पोर्टफोलियो अप्रोच से। गुड मॉर्निंग अजय, आपको, डिम्पी और प्रियंका को। और हाँ, दिल्ली की सर्दी है लेकिन ईटी स्वदेश के व्यूअर्स के लिए गर्मी है और धन की गर्मी है। किसने बोला था एक दिन में HPCL बढ़ेगा और 6-7% IOC? A proof of the pudding lies in watching Dimpy and Priyanka and you and making money and me partially. लेकिन मैं अभी कहता हूं शुरुआत है। इस समय ये मैं जरूर कहूंगा सबकी ब्रोकरेजेस पॉजिटिव है। 2024 इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी ईयर। थोड़ा सा अपने आप को ट्रेडर भी बनाइए। डोंट ऑलवेज गेट कॉट अप इन। अभी भी मेरे पे सबकी क्वेरीज आती है 5 साल की इन्वेस्टमेंट, 5 साल की इन्वेस्टमेंट अभी आपको 21,700 पे दिखती है। अगर ये भगवान न करे 19,500 आ गया, 5 दिन की इन्वेस्टमेंट मांगोगे। सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मार्केट्स आर नॉट चीप। Every year cannot be a replication. January is a relatively month where there is higher volatility. Learn to take home profits. प्रॉफिट वो है जो आपके घर आए, बुक पे ना होए। दूसरा बात, ट्रेडर की मेंटालिटी खराब नहीं होती। आप पार्टिसिपेट करते हो, अपने आप को हेज भी करते हो, वो भी कीजिए। अजय जी, आपको मैं सिंपली ये बताऊं कि अभी स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी मूवमेंट होगी। आई वुड बी मोर ओवरवेट ऑन द इंडेक्स रादर देन मिड कैप्स, क्योंकि मिड कैप्स में मेरे को लगता है प्रॉफिटेबिलिटी आएगी लिटिल लेटर। अभी रन अप हैज बीन फार मोर एक्सेस। दूसरी बात अजय जी, इट इज अ मिथ कि मैं मार्केट से बाहर बैठ सकता हूं। बाहर कोई नहीं बैठ सकता। तो लार्ज कैप्स में आपको वो शेल्टर मिलती है, पार्टिसिपेशन मिलती है, स्लोअर ग्रोथ मिलती है। आफ्टर सच अ स्टेलर ईयर इट इज गुड टू इवन प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स। तो पोर्टफोलियो बचाइए। निफ्टी में ज्यादा अपना रुझान रखिए। लार्ज कैप्स में आपको सेफ्टी मिलती है, अर्निंग मिलती है। स्टैंड आउट सेक्टर पे मुझे लगता है ईवी, सोलर पैनल, ऑटो और आईटी इज गोइंग टू बी द स्टार। अजय, रुपी डॉलर इक्वेशन
सेकेंडली बॉन्ड यील्ड्स आर सॉफ्टनिंग विद अ वेरी रैपिड पेस, और जिस तरह से आपने आईटी में ब्रेकआउट यूएस में देखा है, अभी हमारे आईटी ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मुझे लगता है आईटी कैन बी अ ह्यूज आउट परफॉर्मर इन द इंडेक्स एंड दैट विल बी द प्लेस वेयर यू शुड बी पुटिंग योर मनी। सो सेलेक्ट स्टॉक्स आपको आज के लिए भी बता दूं और आगे के लिए भी आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी बिल्कुल बिल्कुल बताएं। अजय जी, पहले तो मुझे आज थीम में दोनों आईटी स्टॉक्स बहुत पसंद है। देखिए, कल लोगों ने ये बुल मार्केट में आप बैड न्यूज भी डिस्काउंट करते हो। कल आरबीआई ने क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को 75 एंड बिलो जो करने के लिए कहा है, दे आर वेरी ऑन द पर्सनल लेंडिंग साइड, और कुछ बैंक्स को इम्पैक्ट होएगा। पर्टिकुलरली ये जो न्यू एज बैंक है, सूर्य उदय, उत्कर्ष और ये आईडीएफसी फर्स्ट भी, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट में मर्जर हो जाएगा, निम्स विल फ्लैटन, कॉस्ट ऑफ मनी विल गो अप, और उनका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज फार इन एक्सेस 90% है। दे हैव टू स्लो डाउन। आईडीएफसी फर्स्ट में मुझे रूम नहीं दिखता ऑन दी अपसाइड। मैं शॉर्ट करने को नहीं कह रहा, शॉर्ट तो क्योंकि बुल मार्केट में आप गलती भी कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड दिस और सेल इट एंड गेट इनटू डीसीबी बैंक। प्रमोटर ने वहां अभी आगा खान ने 137 रुपए पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लिया है। दे हैव इन्फ्यूज्ड ऑलमोस्ट 100 करोड़। This bank is a market performer as far as auto goes, both two-wheeler, three-wheeler, agri and gold loan. It trades at less than 0.9 time price to book, और उसके निम और नेट इंटरेस्ट इनकम और जो उसके पास बफर है वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है ये शेयर यहाँ से डबल हो जाएगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बेचिए। मेरे को 80 का भी टारगेट उसमें बहुत जल्दी दिखता है, बिकॉज आपने देखा है जब ये मर्जर होते हैं देन देयर स्टॉक्स पर अंडर परफॉर्म एंड दे रिमेन फ्लैट, प्लस इसका सीडी रेशियो। दूसरे मेरे दोनों पिक्स आज के लिए है एलटीटीएस एंड एलटीआईएम। ये दोनों स्टेलर आउट परफॉर्मर्स हैं एंड इट इज एविडेंट। हम सब टाउटिंग कर रहे हैं पीएसयूज की। दीज आर एट न्यू हाइज वेयर द आईटी इंडेक्स हैज नॉट डन मच। तो आई वुड से दैट द बेस्ट डिफेंस प्ले वुड बी एलटीटीएस, given their track record, given their execution and given their order book. LTTS can easily scale 57 to 58 and 5500, but in the short run 5400 का टारगेट रखिए, 5100 का स्टॉप लॉस। दूसरा है LTIM, which again is a very good proxy play to IT, and the way the Nasdaq is performing, quarterly numbers are very very superb. LTIM पे मेरा 6500 का इनिशियल टारगेट है। इट कैन इवन एक्सीड दैट। आपको याद होना चाहिए 35-3600 पे मैं खड़े होके बोलता था परसिस्टेंट 7000 जाएगा। आज वो 7000 नहीं 7700 हो गया। तो LTIM is one other stock which can cross that 7000 mark during this year. अभी 6500 के लिए जीजिए, 6135 का स्टॉप लॉस है। एंड और आपको मैंने डीसीबी कह दिया। ये मेरे 4 थीम्स है आपके लिए। 2024 में मैंने कल डिम्पी को 5 शेयर कहे थे, उसमें मैं अभी भी कहता हूं डीसीबी बैंक इज अ डबलर, और एसडब्ल्यू सोलर ने अभी 18% डाइल्यूशन की है, 347, इट इज बिकम डेट फ्री। द क्यूआईपी वाज ओवर सब्सक्राइब 12 टाइम्स। 18 करोड़ की इक्विटी में 18% आप और जोड़ लीजिए तो 21 करोड़ की इक्विटी हो गई, और 350 करोड़ की फिक्स्ड कॉस्ट है। 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है 2025 में, जिसमें 5,000 करोड़ का एबिटा आएगा, और अभी पेरेंट कंपनी से 1 रुपए का भी ऑर्डर नहीं है। आई थिंक आर्ग्यूबली जहां तक मैंने रिसर्च की है, सोलर पैनल के लिए एमईपी में एसडब्ल्यू सोलर जैसा वर्ल्ड में टॉप 3 नेम्स में आता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या पॉसिबिलिटी है इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स कितना रिटर्न आएगा। इससे डबल से कम मत बेचना अगले साल, इस साल में 2024। ये और डीसीबी यहाँ से डबलर्स हैं, 25%, 40% नहीं, डबलर सर। जी जी, इतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ आप बता रहे हैं हमारे व्यूअर्स को कि सिर्फ स्टॉक ही अच्छा नहीं है, आपको बेचना भी कब है, कब तक होल्ड करके रखना है, जब तक डबल ना हो जाए। रिन्यूएबल्स, ग्रीन एनर्जी स्ट्रॉन्ग थीम, और ये कहीं नीचे के लेवल से आप इसे रेकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, डीसीबी बैंक और एसडब्ल्यू सोलर, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही कुछ और ट्रेड्स जो आपने बताए, एलएनटी टेक और दूसरे जो ट्रेड्स हैं आज के लिए, ये सारे व्यूअर्स हमारे ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। अब 2024 में आपसे मुलाकात होगी। आज ये आखिरी दिन था 2023 का जब आपसे बात कर रहे थे ट्रेडिंग डे का, अब सोमवार को आपसे मुलाकात होती है। चलिए शुक्रिया, बढ़ेंगे आगे। और अब कुछ स्टॉक्स और जो ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ऑटो सेक्टर पर भी है। ऑटो पर काफ़ी बुलिश व्यू बन रहा है।
टेक्निकली भी ऑफ कोर्स फंडामेंटल रीजंस तो हैं, जिस तरह की इस पूरे साल में प्रोडक्ट लॉन्चेस हुए हैं, ग्रोथ दिखी है, प्राइस हाइक लिया कंपनियों ने, रिटेल से आपको सेंटिमेंट सुधरा दिखता है, टू व्हीलर स्पेस में आप देखें। लेकिन एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जेफरीज की जो ऑटो पे आई है, उन्होंने अपनी प्रिफर्ड बेट्स भी बताई हैं। उनके हिसाब से वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा टू व्हीलर स्पेस में देखने को मिलेगी। बजाज ऑटो और टीवीएस सबसे बड़े बेनिफिशियरी होंगे। आयशर मोटर, मारुति और इनफैक्ट हीरो भी उनको स्लोअर ग्रोथ लगती है वहां पर। एक बार निमेश से समझ लेते हैं। निमेश, अगर पूरे ऑटो पैक को हमें इन डिफरेंट कैटेगरीज में बांटना हो तो सबसे ज्यादा फास्ट पेस ग्रोथ आपको कहां दिखती है? टू व्हीलर ने तो इस साल आउट परफॉर्म किया, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प तो डबल हो गया इस साल। 2100 या 2000 के पास पिछले दिसंबर था, अब 4000 का भाव हीरो मोटो पे देख रहे हैं। लेकिन जनवरी के लिए 2024 के लिए ऑटो पैक किस तरह की ग्रोथ दिखा सकता है? देखिए, डेफिनेटली प्राइस हाइक काफी सेगमेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि एक प्राइस हाइक भी हो रहा है, और मेरा मानना ये है कि वॉल्यूम ग्रोथ के साथ रियलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। और रियलाइजेशन की बात करें तो देखिए, हीरो मोटर को, बजाज ऑटो और टीवीएस ऑलरेडी काफी रनअप आ चुके हैं कंपेयर टू आइसर मोटर। मुझे लग रहा है कि प्रीमियमाइजेशन जो है वो मार्केट की अभी एक थीम है, और जहां पर हम लोग प्रीमियम सेगमेंट के अंदर जो है वो एक अच्छी वैल्यूएशन देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आइसर मोटर ने कुछ रीजन से एक अंडर परफॉर्म किया है, बट 2024 के अंदर आइसर मोटर आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि कंपनी ने नए बाइक भी लॉन्च किए और जिसकी वैल्यूएशन प्राइस भी जो है वो ज्यादा रखी है। तो मुझे लग रहा है कि कंपेयर टू, अगर आप वैल्यूएशन कंफर्ट देखें, और देखिए ये मार्केट हाई लेवल पे और यहाँ पर हम लोग वैल्यूएशन कंफर्ट जो है वो पहले प्रेफर करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि दो कंपनी, एक तो मारुति जिसने काफी टाइम से एक अंडर परफॉर्म किया है, सेकंड थिंग कंपनी का बिजनेस मॉडल देखिए तो कंपनी जो एंट्री लेवल पे थी वहां से उसने मिड सेगमेंट के अंदर काफी लॉन्चेस की है, और आने वाले दिनों में भी लॉन्चेस है। तो वहां पर मुझे लग रहा है कि मारुति में वॉल्यूम ग्रोथ भी है और प्राइस का भी एक बेनिफिट मिलेगा जो मिड सेगमेंट के अंदर है, रियलाइजेशन के अंदर इंप्रूवमेंट होगी। तो मारुति एक मुझे कंफर्टेबल लग रहा है ये लेवल पे फ्रेश एंट्री के लिए, और आइसर मोटर जो है मुझे लग रहा है कि ये काउंटर जो है अभी भी अट्रैक्टिव है, और आइसर में मुझे लग रहा है कि 5200 के लेवल एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प या बजाज ऑटो की वजह मैं आइसर मोटर और मारुति के साथ जाना प्रेफर करूंगा। ये आप ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शेयर और ले लेते हैं, स्नोमैन लॉजिस्टिक। उस पर खबर यह है कि प्रमोटर्स ने करीब 4 लाख शेयर ओपन मार्केट से परचेज किए। एक बार जरा खबर भी सामने दिखा दीजिएगा संतोष, एक बार जरा आप चेक करेंगे स्नोमैन लॉजिस्टिक। यस डिम्पी, इस काउंटर के ऊपर तो स्टॉक में अभी मोमेंटम बना हुआ है। हालांकि जो एरिया है अभी 68-70 का, यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, हालांकि अभी उससे दूर है, तो लग रहा है कि वहां तक जा सकता है। स्टॉप लॉस आप अपना शिफ्ट कर लीजिए 60 रुपीज पर, और अपना टारगेट लेके चलिए 68-70 की जोन में, वहां जाके एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है, डन। तो ये रिकमेंडेशन भी आ गई। खबर आपको बता दी प्रमोटर्स की तरफ से कुछ बाइंग हुई है। 9 बज चुके हैं, नवरत्न शेयर आपका इंतजार कर रहे हैं, और आशीषा आपको बता रही हैं कि आज के इस साल के आखिरी नवरत्न शेयर कौन से हैं। आशीषा बताएं आप। जी हाँ, आज के नवरत्न शेयर्स में सबसे पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करेंगे तो HPCL, BPCL, IOCL जैसे काउंटर्स फोकस में रहेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस करीब करीब 8 से 10 रुपए प्रति लीटर से घट सकते हैं। किस तरीके से ये किया जाएगा? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मार्केटिंग मार्जिन्स पर ब्रंट बेयर कर सकती है, या गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है। किस तरीके से किया जाएगा वो अभी अनक्लियर है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो ये न्यूज आती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज फोकस में रहेंगे। इसके अलावा SBI और HDFC बैंक भी फोकस में रहेंगे। RBI ने एक नई डायरेक्टिव निकाली है, जिसके चलते ये दोनों ही काउंटर्स की कैटेगरी बदल जाएगी और CET1 यानी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। SBI का CET1 अभी काफी कमजोर है, जिसके चलते इस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गेल की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का ये टॉप पिक है 2024 के लिए। कल उन्होंने कोल इंडिया पर रिपोर्ट निकाली थी और आज गेल पर भी रिपोर्ट निकाली है, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस जो पहले 140 रुपीज प्रति शेयर था वो बढ़ाकर 195 रुपीज प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी और फ्री कैश फ्लो कंपनी का बढ़ सकता है। खरीदारी की राय बरकरार और 195 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट गेल पर दिया है।
इसके अलावा अपडेटर सर्विसेज पर भी अपनी नजर रखें। 7.2% इक्विटी लॉक्ड इन थी, ये लॉक इन आज खुल जाएगी, इसमें एक्शन देखने को मिल सकता है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की बात करें तो कंपनी को डिमांड कम शो कॉस्ट नोटिस मिली है 1720 करोड़ के आसपास। इसके अलावा 172 करोड़ की पेनल्टी भी इंपोज की गई है। शायद कुछ नेगेटिव एक्शन इस काउंटर पर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूग्रो कैपिटल की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज बैठक है जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है और आज भी फंड रेजिंग प्लान्स करेगा, इस पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा स्वान एनर्जी की बात करें तो कुछ फंड रेजिंग प्लान्स कंपनी ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिए हैं। 13,000 करोड़ मार्केट कैप की एक कंपनी है और 4,000 करोड़ का फंड रेज QIP के द्वारा किया जाएगा, इस पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा बिग बोल्ड ब्रोकरेज में आज हम मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करेंगे। इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है BNK सिक्योरिटी से। 1155 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट दिया है BNK सिक्योरिटीज ने। उनका मानना है कि 19% CAGR से उनके प्री सेल्स बढ़ सकते हैं FY 23 से 26 के पीरियड में। इसके साथ ही साथ हायर प्री सेल्स और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन के चलते कंपनी के कलेक्शंस में भी 20% का CAGR ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। 1155 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट दिया है, जिसके चलते मैक्रोटेक डेवलपर्स पर भी अपनी नजर रखें। और सबसे आखिर में डैम कैपिटल से स्टील पाइप मेकर्स पर एक रिपोर्ट आई है। 2 काउंटर्स पर उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज। वीनस पाइप्स जहां पर उन्होंने 1810 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट दिया है और रत्नामणि मेटल्स जहां उन्होंने 3950 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ रही है। ऑयल एंड गैस, ट्रांसमिशन, वाटर सप्लाई, सभी सेक्टर्स में डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैपेक्स बढ़ रहा है, जिसके चलते ये दोनों ही काउंटर्स को अच्छा फायदा हो सकता है। क्या बात है, बहुत ही शानदार 9 स्टॉक्स। ठीक है, बहुत ही शानदार, आपने अच्छे तरीके से बताया आशीषा, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बेहतरीन आपने ये सब चीज़ों को कंपाइल करके रखा सामने। ये जो डैम कैपिटल वाली रिपोर्ट है ना, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो टारगेट्स रखे गए हैं ना, जो आज के प्राइस है उसमें गैप बढ़ा है। जैसे वीनस पाइप 1400 रुपये का चल रहा है और टारगेट 1800 प्लस का है। जय पटेल जरा चेक करना, 400 रुपये की गुंजाइश है। एथिकली देखा जाए तो 25-30% चल सकता है ये शेयर। तो क्या वीनस पाइप खरीदारी का शेयर बन सकता है क्या? सो वीनस पर डेफिनेटली बहुत टाइम से हम डेली चार्ट पर देखें तो काफी एक एक्यूमुलेशन फेज पर चल रहा है। ज्यादा रेंज बाउंड ट्रेड मुझे दिख रहा है। सो वो अगर क्रॉस कर लेगा सुपर ट्रेंड लाइन को और 1383 के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी, तो डेफिनेटली एक मूवमेंट काफी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। ब्रेकआउट जोन के बाद ये स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट 400 पॉइंट का मुझे डेफिनेटली आते हुए दिख रहा है। सो आई वुड गो विद डैम कैपिटल और यहाँ से बाय करने की अपॉर्चुनिटी काफी बेहतर है। और वीकली चार्ट पर भी ये स्टॉक वही स्टोरी बोल रहा है। सो 1575 तक के इनिशियल टारगेट पहले हम देख सकते हैं एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड, और उसको अगर पार कर लेगा उसके बाद एक ड्रास्टिक अपमूव ये स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, डन। तो आप भी डैम के साथ ही जाएंगे, यानी कि वीनस पाइप अभी और चल सकता है। 1800 तो उन्होंने टारगेट दिया। धीरे धीरे करके जब भी आपको मौका मिले अपना प्रॉफिट भी बुक करते चलिएगा अगर आप वीनस पाइप को ले रहे हैं तो। उसकी बात करें, जो डैम कैपिटल की रिपोर्ट की बात कर रहे थे डिम्पी, वो सिर्फ वीनस पाइप और रत्नामणि के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करती। जो ट्रिगर्स वहाँ पे बात की गई है कि एक तो ऑयल एंड गैस में बहुत ज़बरदस्त कैपेक्स हो रहा है, भारत में भी हो रहा है और विदेशों में भी हो रहा है। आपको हैरानगी होगी ये बात जान के कि सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस पे जो कैपेक्स हो रहा है नया, स्पेशली गैस पे, वो मिडिल ईस्ट में हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको मिडिल ईस्ट से बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ओवरसीज ऑर्डर्स बढ़ने की बात की है डैम कैपिटल ने, और ऑफकोर्स घरेलू में तो काम हो रहा है जल से नल वगैरह में। ऐसे कुछ और कंपनियां भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकती हैं। कल एक स्टॉक हमारे साथ वैशाली हैं। वैशाली कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में, ठीक है कोई बात नहीं, अक्षय से डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एक स्टॉक है मन इंडस्ट्रीज, वो भी एक पाइप कंपनी है। और कल उन्होंने एक्सचेंजेस को बताया कि उन्हें हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन वाला जो पाइप होता है हाइड्रोजन का, उसका कुछ क्लियरेंस मिला है मैन्युफैक्चर करने का। मन इंडस्ट्रीज कल 7-8% लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में ही चला है, ब्रेकआउट जैसा दिया, मूव वॉल्यूम बैक। आज भी लग रहा है हरे निशान में खुलेगा। इसके चार्ट्स आप रीड करके बताएं कि क्या माहौल बन सकता है। 200 वाला 270 हुआ है पिछले 2-3 महीने में।
इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, बस शॉर्ट टर्म के लिए कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। बट एक चीज क्लियर है कि 240 का एक शॉर्ट टर्म बेस बन चुका है और स्टॉक वापस अपसाइड जाने की लॉन्च कर रहा है। तो एक पॉजिटिव व्यू मेंटेन करूंगा मैं मैन इंडस्ट्रीज में। 240 का आपका सपोर्ट बेस है। रिसेंट स्विंग हाई जो था वो करीबन था 290 का, तो ये पार कर जाएगा और नया हाई बनेगा, ये मेरा मानना है। तो 300-310 ये टारगेट से आप वर्क करें विद अ सपोर्ट ऑफ अराउंड 250। ठीक है, एक स्टॉक मेटल और माइनिंग स्पेस से जिसमें ऐसा लग रहा है रुकेगा ही नहीं। इनफैक्ट कल इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया था, एक लेख आया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि कॉपर कुड बी द न्यू लिथियम। उसका रीज़न क्या है, वो ये बता रहे हैं कि लिथियम की जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है ईवी के चलते, कॉपर की डिमांड भी बहुत ज़ोर से बढ़ रही है। हिंदुस्तान कॉपर को देखिए, 80 वाला 280। संतोष मीना, बहुत लोग चेज कर रहे हैं इस रैली को। मेटल एंड माइनिंग में कारण भी है, लेकिन एक साल का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। एक साल का 6 महीने में 120 वाला 280, एक साल का चार्ट देखेंगे तो 80 वाला 280। अभी केयरफुल रहना चाहिए या चेज करना चाहिए? कहाँ स्टॉप लॉस लगाएं? यस अजय जी, इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। इस साल 150% प्लस है और पिछले कुछ दिनों में तो बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। व्यू बुलिश है, लेकिन अभी ये जो एरिया है इसका, ये जो 270 से 290 का जो एरिया है, यहाँ पर इसमें पहले भी एक बार सप्लाई आई थी, तो हो सकता है इस एरिया में आके थोड़ा सा कंसंट्रेट करे। प्रॉफिट बुकिंग का आने का भी रिस्क है। सो इस लेवल पे अभी चेज नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ से कोई प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आता है तो मेरे हिसाब से 215 से 200 के बीच में अगर आपको एंट्री के मौके मिले तो फिर एक बहुत अच्छा मौका रहेगा। अभी के लिए इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, अवॉइड करें। ये बहुत अच्छी समझबूझ की बात संतोष मीना बताते हुए। जय पटेल, ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरह नजर डालिए जरा। 5% नीचे प्री मार्केट में दिख रही हैं। सबको HPCL IOC लेना था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि फ्यूल प्राइस कट की बात आएगी। इनफैक्ट इलेक्शन ईयर के पहले थोड़ा बहुत फ्यूल प्राइस कट माहौल को, मूड को ठीक कर देता है। वही बात वापस आ रही है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि तीनों स्टॉक दबाव के साथ खुल रहे हैं। अगर मैं होल्ड कर रहा हूं तो आज ओपन में बेच दूं या स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करूं कहीं पे? कैसे अप्रोच करूं? या मिस कर गया तो क्या डिक्लाइन पे लूं ऑयल मार्केट? अजय जी, एज ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू ये न्यूज काफी बेहतर है और एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉशियस व्यू लग रहा है, बिकॉज एक्साइज ड्यूटी कट होगी या OMCs को बर्डन सहना पड़ेगा, तो ये थोड़ा क्वेश्चन होगा। सो अभी के लिए आई वुड सजेस्ट के स्टॉप लॉस ट्रेल करके ये स्टॉक में लॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल OMC रिजल्ट और बजट आता है तब थोड़ा ये वोलेटाइल हो ही जाता है। गवर्नमेंट प्राइसेस कट कर ही लेती है। सो डेफिनेटली यहाँ से मुझे लग रहा है अराउंड 400 का स्टॉप लॉस रखे ये स्टॉक में अगर हम लॉन्ग होने वाले तो डेफिनेटली एक बेहतर रणनीति होगी। यहाँ से मुझे लग रहा है अगर 440 तक 450 तक के भी टारगेट आ सकते हैं अगर ये स्ट्रक्चर बना रहा तो डेफिनेटली ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, बट थोड़ा कॉशियस व्यू रहेगा, इसीलिए स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ मैं। और OMCs काफी बेहतर प्रदर्शन किया ये साल में, तो डेफिनेटली थोड़ा अपसाइड मोमेंटम के प्रॉफिट बुकिंग आएगा तभी बाय करने की सलाह रहेगी। सो अराउंड अभी 408 409 के अराउंड ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं और डेफिनेटली 440 तक के लिए ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं 400 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ठीक है, फर्दर होल्ड करें आप 400 के लेवल्स के लिए। लेकिन जहां स्ट्रॉन्ग रोल ओवर देखने को मिले, आरती इंडस्ट्री जैसे स्टॉक हो, चंबल फर्टिलाइजर और इनफैक्ट मेटल पैक में सेल, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स हो, और इनफैक्ट एनर्जी पैक के कुछ गेल जैसे स्टॉक जहां अच्छे रोल ओवर्स दिखे हैं, वहां पर आप इस वक्त क्या व्यू बना चाहिए? एक एक करके स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। पहले आरती की बात करते हैं। आरती इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा मोमेंटम और अब भी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर दिख रहे हैं। क्या अगर थोड़ा सा डिप दिखता है आरती में, हालांकि आज भी 1.5% तेज है, कहां पर एक नया फ्रेश एंट्री पॉइंट देखना चाहिए संतोष? आरती में भी हमने लास्ट सीरीज में बहुत अच्छा मोमेंटम देखा। अभी भी स्ट्रक्चर अच्छा ही है, हालांकि 660 एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है जहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो 660 के आसपास ये अटकता और प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मेरे हिसाब से आपको 615 के आसपास फिर से री एंट्री के मौके ढूंढना चाहिए। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, देखना चाहिए कि 660-50 के आसपास ये कैसे बिहेव करता है। ठीक है, 50 सेकंड के बाद मार्केट्स ओपन करेगा। आज पहली बार आपको मार्केट्स हल्के गैप डाउन के साथ ओपन करते हुए दिखेंगे। 41 पॉइंट करीब निफ्टी नीचे, अच्छा 25 हो गया, ओके, एडजस्टमेंट का 25 भी हुआ है और ये 21,750 के आसपास है। तो 25 पॉइंट क्या कुछ भी नहीं है, तो 2 मिनट में उड़ा देगा इस 25 पॉइंट को। हालांकि फिर भी क्योंकि जैन सीरीज का फर्स्ट है और इस साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, हो सकता है लोग अपने मन से और ट्रेडिंग टर्मिनल से भी छुट्टी पे चले जाएं।
तो मन से तो खैर काफ़ी दिनों से चल ही रही है, ट्रेडिंग टर्मिनल से भी आज छुट्टी पे जा सकते हैं। तो आज रेंज का एक ट्रेड लगने के चांसेस लग रहे हैं। फिर भी आप बुलिश रहिएगा, कोई डिप मिल जाए तो बहुत बेहतर, नहीं मिले तो फिर अपना रिस्क रोड ज़रूर चेक करके देखिएगा, आपको कहीं पड़ता खाता हो तो फिर ट्रेड लीजिएगा। एडवांस डिक्लाइन के साथ चेक करते हैं आज बाजार कैसे खुल रहा है। कम से कम होने चाहिए 900 शेयर ऊपर, और ये नंबर है 1100 का, ये तो बेहतर ही है। तो 1100 शेयर आज भी ऊपर खुल रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ दिस की आज पहला टिके लाल निशान का है, 20 पॉइंट 28 पॉइंट इस समय नीचे, 350 पॉइंट की गिरावट, 350 शेयर डिक्लाइंस के हैं। 150 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आया। बैंक निफ्टी के पास 48,000 का अहम सपोर्ट है, 48,500 है। तो आज क्या होगा कि 500 के ऊपर ही चलेगा और 48,000 तक एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर शेकिंग। प्रॉफिट बुकिंग तो बोलना भी नहीं चाहिए अभी, क्योंकि ना ही ऐसा सिग्नल है ना ही ऐसे आसार है, पर हल्की हल्की शेकिंग सी हो सकती है। ये शेकिंग मार्केट को कहीं 48,000 तक बैंक निफ्टी को टेस्ट करा सकती है और 21,500-600 हो सकता है निफ्टी पर भी टच कर जाए। 60 पॉइंट की गिरावट है और 1200 शेयर अभी भी एडवांसेस में खड़े हुए हैं। अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे। बाजार की हेल्प कौन कर रहा है? बाजार की हेल्प कर रहा है कंजम्पशन वाले शेयर्स, जहाँ पे रोल ओवर का नंबर काफ़ी अच्छा आया। टाटा कंज्यूमर उसमें से एक है, 1.5% ऊपर है। टाटा मोटर्स, ऑटोस का भी रोल ओवर नंबर अच्छे थे और इनके सेल्स के नंबर पेंडिंग है, ये भी आएंगे। तो टाटा मोटर्स, कल सोनी पटनायक की कॉल भी थी बाकायदा है। इसके अलावा है नेस्ले इंडिया, इसके अलावा है ITC। तो मार्केट के अंदर जैसा होना चाहिए ना वैसे ही हो रहा है कि एक ज़बरदस्त रैली के बाद डिफेंसिव शेयर में मोर्चा संभाल ले कि अब हम नीचे नहीं जाने देंगे, अब हमारी बारी है। तो ये बारी से बारी वाला जो गेम चल रहा है ना मार्केट के अंदर, ये बाजार को एक रूम भी नहीं दे रहा, एक डिप भी नहीं दे रहा। और आज FMCG शेयर्स ने ये काम करने का बीड़ा उठा लिया। नेस्ले भी आप इसी में से काउंट कर सकते हैं। कुछ और शेयर भी हैं जैसे UPL, ये सीरीज़ के लिए अच्छा हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ठीक काम किया हो अभी, आज वो भी हल्की सी फ्लैट होके इस समय कामकाज कर रहा है, तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा। जहां से नुकसान है वो जरा शेयर्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। वो शेयर है BPCL, उस शेयर का नाम है अपोलो हॉस्पिटल, उस शेयर का नाम है ONGC पावर ग्रिड। ये कुछ एक शेयर्स हैं जहां पर आज हल्की हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट 50 अगर आप चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको गेनर्स की लिस्ट में दिखेगा गेल, इसका रोल ओवर काफ़ी अच्छा था और एक नई रिपोर्ट भी आई है 190 के टारगेट्स के लिए, तो ये चल रहा है। चोला फाइनेंस, TVS मोटर्स, ये कुछ एक शेयर्स है जहाँ पे आज आधे से 1% तक की बढ़त है। और जो कमज़ोर है वो है IOC, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। D-Mart, ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है। और वेदांता आज नहीं चल रहा। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा, आज पूरी स्क्रीन हरी नहीं है, तो आज रेड और ग्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। लेकिन अगर आप परसेंटेज चेक करेंगे ना तो एक्सट्रीम सिर्फ 2 ही शेयर्स में दिखेगा, जैसे BPCL 3% और टाटा कम्युनिकेशन 2। ये चर्निंग का पार्ट है, जो चल चुके हैं वो प्रॉफिट बुक कराएंगे, जो नहीं चले वो आगे आएंगे, सिर्फ यही दिख रहा है। और इसके बीच के जो शेयर्स हैं वो अपनी इम्पाइल्ड वॉलिडिटी 1% के आसपास की बनती है, उसी के आसपास वो ट्रेड आपको करते हुए दिख रहे हैं। तो ये मार्केट का मोटा मोटी है और थोड़ा शांति है लग रहा है स्क्रीन को देख के शुरुआत में कि ऐसी किसी को कोई जल्दी नहीं दिख रही है आज के सेशन में। छोटे मझोले शेयर्स क्या कर रहे हैं और हमारे मेहमान क्या ट्रेड देंगे, इसके लिए सीधा मुंबई स्टूडियो चलते हैं। थोड़ी सी जो तेजी में हल्की एटलीस्ट हरे में खुले थे वो भी अब स्लिप हो रहे हैं सेक्टर्स, जैसे कि आप मेटल्स को देखें वो अब लाल निशान में स्लिप हुए हैं। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ भी दिख रही है इस वक्त आपको। हरे बहुत माइनर से फ्लैट टू पॉजिटिव काम करते हुए एटलीस्ट FMCG के कुछ काउंटर्स, रियल एस्टेट स्पेस के कुछ काउंटर्स दिख रहे हैं। एक बार मिड कैप में भी बात कर लेते हैं, वहाँ कौन से काउंटर्स है। वहाँ पर भी टाटा कंज्यूमर इस वक्त टॉप गेनर है। मेटल्स में आपको हिंदुस्तान जिंक में अब भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। बैंक्स के कुछ काउंटर्स में यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, वहाँ पर मूव है। डालमिया भारत सीमेंट स्पेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिछले कई दिनों से, उसमें डालमिया भारत जैसे स्टॉक्स में मूव है। ऑटो एंसिलरी के कुछ स्टॉक्स, सोना कॉमस्टार लगातार तीसरा दिन है जब ये वन ऑफ द टॉप गेनर्स में आ रहा है। 2.5% की तेजी खुलते ही यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। सॉफ्टनेस कहाँ है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमने बात ही की अभी, OMC सॉफ्ट दिख रहे हैं। ऑयल इंडिया जैसे अपस्ट्रीम काउंटर्स वहाँ पर भी थोड़ी सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है। साथ ही आज जितने भी हॉस्पिटल काउंटर्स थे उनमें भी थोड़ी सॉफ्टनेस दिख रही है। मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर, यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। मीडिया के काउंटर्स कुछ जो चल रहे थे इस हफ्ते, अच्छी मूव दिखाई है सन TV जैसे, उनमें भी आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो ये तो एक थोड़ा सा मिड कैप का धमाकेदार क्लोजिंग के थोड़ा प्रॉफिट, जो फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड है, मैं तो कहूँगा 1-1.5 घंटे हजम करिए। आप जो है कल के जो ब्रेकआउट जो हुआ है उसको हजम करिए और 500-600 का जो जोन हमने बताया था आपको कंफर्ट वाला, वहाँ आ सकता है, आने दीजिए बाजार, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाजार के अंदर कोई बहुत बड़ी। लेकिन 1 घंटे
थोड़ा देख के काम करिए। डेज हाई में बंद हुआ था तेजी वाले ब्रेकआउट के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग आइडियाज, अक्षय भागवत, संतोष मीना, जय पटेल सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए अक्षय जी, पहले ओपनिंग ट्रेड्स क्या है आपके रेडार पे? ओपनिंग ट्रेड्स में देखें तो आज डिफेंसिव पैक्स, थोड़ा सा जो एफएमसीजी पैक है वहां पे मोमेंटम हल्का सा दिख रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। तो यहाँ पे आईटीसी आप बाय कर सकते हैं फॉर डे ट्रेडिंग या कैरी फॉरवर्ड। 466 का रेट है, 475 से 480 का टारगेट बनाइए और आप ये ट्रेड में स्टॉप लॉस बनाइए 462 की। ओके, संतोष मीना आपका क्या ओपनिंग ट्रेड रहेगा? मेरी नजर आज फिर से इरेडा पे जा रही है। इस स्टॉक में यहाँ पर 96 रुपीज के आसपास एक मॉर्निंग सेशन में अच्छी बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक काउंटर में वापस देखने को मिले, तो आप स्टॉप लॉस बहुत छोटा है आपके पास, 95.5 रुपीज का यहाँ से बाउंस बैक आता है तो आपको 108 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। यहाँ 125 का टॉप बना के नीचे ये 152, 55, 95 के बीच में गया था, करीब 92, 95, हाँ उसके भाव में लगा था और अभी देखिए बढ़ के डेज हाई पे पहुंच गया है। जय पटेल, आपके ओपनिंग ट्रेड क्या है? अग्रेसिव बाय ऑन डिप टाइप के, या आप भी थोड़ा इस समय डिफेंसिव खेल रहे हैं? थोड़ा डिफेंसिव बलरामपुर चीनी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अभी 21 सेकंड पहले काफी अच्छा मूव आया है, 407 के वहां चल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है आज के दिन में। 415 तक के टारगेट आज के लिए हम देख सकते हैं बलरामपुर चीनी पर। इवन आईटीसी मेरे रडार में था, बट अक्षय जी ने वो स्टॉक ऑलरेडी दे दिया है। तो एफएमसीजी में भी आईटीसी काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर बलरामपुर चीनी काफी बेहतर परफॉर्मेंस आते हुए दिखे। ये तो बात हो गई ओपनिंग ट्रेड्स की। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। कल लास्ट आवर ट्रेड में हमने इनफैक्ट मेटल काउंटर्स, जो बड़े एल्यूमिनियम काउंटर्स हैं, आप बात कर रहे हैं हिंडाल्को की, नैल्को की, एनएमडीसी की, ये सब प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मुझे मेटल काउंटर में घुसना है अक्षय, तो आपके हिसाब से कौन से लेवल पे हमें एल्यूमिनियम पर्टिकुलरली हिंडाल्को, नैल्को, तो किस लेवल पे वापस देखेंगे आप? अगर स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम काउंटर्स जैसे हिंडाल्को और नाल्को लेनी है तो हिंडाल्को काफी ओवरबॉट है। यस, एक डिप मिलने के बहुत ज्यादा संकेत दिख रहे हैं। मैं कंफर्टेबल रहूंगा अगर 595 या 590 ये रेंज में मिले तो 595 से 590 में बाय करने की राय रखूंगा, बाय ऑन डिप्स हिंडाल्को। और नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें तो ये इसमें भी एक हल्की सी डिप करीबन 122 123, 3 से 4 रुपए डाउन फ्रॉम द करेंट रेट, वो एक अट्रैक्टिव ट्रेड बनेगा वापस री एंट्री के लिए। तो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी बनाइए। जैसे आपने कहा, दोनों एल्यूमिनियम काउंटर्स पॉजिटिव रुख है, पर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी वर्क करनी चाहिए। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। संतोष मीना, ये बताइए, आईएक्स में कल बड़ा ब्रेकआउट दिखा, वैशाली जी बताई गई थी, लेकिन मैं फॉलोअप ओपिनियन आपसे ले लूं। 5% के बाद आज भी 3%, इसका बॉटम बन गया है लग रहा है। आपकी क्या राय है, ऊपर में क्या दिखा सकता है भाव? जी अजय जी, इस स्टॉक में एक बहुत ज्यादा पेसिमिज्म हो गया था। आज जिस हिसाब से इसने ब्रेकआउट दिया, मुझे वही वॉच कर रहा था कि 165 के लेवल को क्रॉस करता है नहीं। आज इसने वो एफर्टलेसली क्रॉस किया है, तो लग रहा है कि शायद इसने बॉटम तो बना दिया है। इमीडिएट टारगेट जो आ रहे हैं 175 के आ रहे हैं, वहां पे जाकर कुछ पॉज जरूर देखने को मिलता है, और वहां पे पॉज आता है और रिट्रेस करता है वापस 160 के आसपास, तो फिर से वो री एंट्री की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो स्टॉक में मोमेंटम अच्छा है, 175 के टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली अभी हमने जैसे रेडा डिस्कस किया था, उसमें 5.5-6% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है, तो बहुत अच्छा मोमेंटम उसमें भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अक्षय, ये गेल में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। एक तो नेचुरल गैस के जो प्राइसेस घटे हैं ग्लोबली, उसका भी फायदा, एक बेनिफिशियरी है, तो फंडामेंटल ट्रिगर तो है ही। लेकिन एनर्जी स्पेस में इसमें लॉन्ग पोजीशन में रही है, ब्रोकरेजेस बाय रिपोर्ट दे रही हैं। क्या ये 200 रुपए के एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है, जैसा आरईसी पीएफसी चले थे? क्या गेल में उस तरह का बिगिश मूव पॉसिबल है अक्षय? जी बिल्कुल। गेल ने एक टेक्निकल चार्ट्स पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेकआउट करा है 140 पे। रोल ओवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, और पीएसयूज का एक थीम है। तो गेल भी आप जैसे जिक्र कर रहे हैं कि अगर ये 200 हो सकता है, तो बिल्कुल मेरा भी यही मानना है कि 200 तक इसमें जाने की कैपेसिटी है। तो आप होल्ड करके चलिए, बड़े टारगेट्स बनाइए। ट्रेडिंग का नजरिया है तो 175 तक टारगेट बनेगा, 140 का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और बाय या होल्ड की राय रहेगी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में।
कुछ काउंटर्स और देखते हैं जहां एक अच्छा बिल्टअप दिख रहा है। अतुल में अच्छा दिख रहा है आपको, अतुल लिमिटेड। एक्साइड में एक अच्छी मूव दिख रही है। इनफैक्ट बैटरी काउंटर्स, अमरा राजा भी चल रहा था, एक्साइड भी चल रहा था। कोई काउंटर ऐड करेंगे आप बैटरी काउंटर्स में से, एक्साइड या अमरा राजा? संतोष? यस प्रियंका, मेरी नजर एक्साइड पे है। एक्साइड का मोमेंटम अच्छा है, बाकी ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पाया है, मेरी नजर थी इस पे। अगर आज के हाई के ऊपर टिकता है तो मैं सजेस्ट करूंगा बाय करना, वरना अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। वहां थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 312 313 के आसपास। 313 क्रॉस करे तो एंट्री लेना चाहिए, और अदरवाइज अभी थोड़ा सा वेट करें। शुगर काउंटर्स को फिर से देखते हैं, क्योंकि बलरामपुर चीनी में भी एक अच्छा मोमेंटम तो दिख रहा है। कोई शुगर काउंटर रडार पे आ रहा है आपके, जय? अभी प्रियंका जी मैंने बलरामपुर चीनी पर बाइक की सलाह दी थी, मुझे लग रहा है ये काउंटर में कंटिन्यू हो सकता है बाइंग। और अभी देखे तो पाइवट चार्ट पर रेजिस्टेंस सी के ऊपर चल रहा है, 4110 के अराउंड सस्टेन होने का ट्राई कर रहा है। काफी टाइम से ये स्टॉक थोड़ा फ्लैट जोन की तरफ चल रहा था, तो आई वुड सजेस्ट कि ये स्टॉक को किसी को लॉन्ग पोजीशन लेनी हो तो अराउंड 400 का स्टॉक लॉस करके ये स्टॉक को लॉन्ग पोजीशन के लिए होल्ड कर सकते हैं, और काफी बेहतर रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। और अच्छा स्ट्रक्चर भी है, वैसे डेली चार्ट पर हम देखें तो काफी डबल बॉटम बना के ये स्टॉक ऊपर आया, तो काफी बेहतर परफॉर्मेंस भी आने वाले दिन में दिख सकता है। डालिए, आज जेफरीज की एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आई है टू व्हीलर स्टॉक्स पे, और अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें, मतलब दो सीरीज की बात करें, तो टीवीएस मोटर्स ने बहुत जबरदस्त तेजी दिखाई है। 1200-1400 वाला 20,000 के ऊपर बंद हो रहा है, लेकिन यहां से आप दूसरे टू व्हीलर स्टॉक्स की तरफ देखिए जो उतना रिलेटिवली नहीं चले हैं। बजाज हीरो की तरफ आपकी नजर जाएगी, लेके आइए डायरेक्टर साहब, पिछले ऐसे ही 3 महीने का चार्ट उनका भी लेके आइए, और वो मैं संतोष मीना के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। संतोष, बजाज ऑटो और हीरो, इन दोनों में किसमें बेट करेंगे अभी? ये बजाज ऑटो में तो हमने एक कंटिन्यूसली एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना रहता है, इसमें स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट नहीं आती है, अभी भी व्यू स्ट्रक्चर बुलिश ही है इसका। लेकिन मुझे लगता है हीरो मोटो को, हालांकि लास्ट ईयर हमने एक बड़ी तेजी ऑलरेडी देख चुके हैं हीरो मोटो को, बट स्टिल आई बिलीव कि इसमें अभी भी पोटेंशियल है, रिलेटिवली फंडामेंटल वाइज भी और टेक्निकली भी। हम देखें तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है, इसने जो 2017 में हाई लगाया था करीबन 4100 का, वो फर्स्ट टाइम इसने क्रॉस किया है। तो कोई भी स्टॉक अपना इतने साल का हाई क्रॉस करता है तो मोमेंटम और बढ़ते नजर आ सकता है। तो हीरो मोटो को मुझे लगता है रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर सकता है, और शायद ये 5000 के लेवल इस साल आसानी से दिखा सकता है। 25% का आपको रिटर्न इस साल हीरो मोटर जैसे बड़ा नाम रख सकता है। इस साल जैसे कि बड़े दिग्गज ही बोल रहे हैं, अपने भसीन साहब भी बोल रहे थे, ये साल थोड़ा बड़ी कंपनियों की तरह नजर बनाइए, मल्टी बैगर के चक्कर में पैसा तोड़िए मत, थोड़ा लार्जिश कंपनी, थोड़ी बड़ी लिक्विड काउंटर्स। ऐसी एक और बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है, और वो है सेलो वर्ल्ड। अच्छी लिस्टिंग के बाद थोड़ी फॉलो बाइंग भी देखी। आइए समझ लेते हैं थोड़ा बिजनेस मॉडल यहाँ से सेलो वर्ल्ड में क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। हाल ही में उन्होंने बाजार के कुछ एनालिस्ट से बातचीत की है। गौरव राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जॉइंट एमडी सेलो वर्ल्ड के। गौरव, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मैं वो कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा सबसे पहले। आपका जो मार्जिन प्रोफाइल है आज की कंपैरेटिव दुनिया में, आप 25% के करीब का मार्जिन एंजॉय करते हैं, और मैं ये कहूँगा कि ये आसान नहीं होता होगा। एक तरफ कॉस्ट एफिशिएंसीज लाना, बाजार में कंपटीशन भी बढ़ ही रहा है, तो और आपने गाइड भी ये किया है कि आपको सस्टेनेबल दिख रहा है, तो इसके ड्राइवर्स क्या हैं? अगर 23 से 25% के मार्जिन सस्टेन करेंगे 2-3 साल, कौन से ऐसे आप बटन प्रेस कर रहे हैं कि ये मार्जिन आपको सस्टेनेबल दिखते हैं? Right. First of all, thank you for having me. ये margins basically जो हमारा product mix है, we've always concentrated on our product mix, and we've grown vertically. तो जो भी हम adjacent categories है, उसमें हमेशा grow करने की हमने try की है, and that is why you see, and also the product line, हम एक चीज को बहुत ज़्यादा we don't stretch it to an extent where our margins are affected. So we are a company that is first driven by bottom line and then revenue, क्योंकि only revenue growth cannot fuel sustainability. That is what we believe as a company. And इसलिए आप देखेंगे इसलिए हम इतना diversified portfolio carry भी करते हैं, and हम ऐसे ही products में enter करते हैं जहां हमें लगता है कि जो हमारे consumers है are willing to pay that price for the product, and we ourselves are able to engineer that product at a lower cost. So that is the main reason, which is what I feel that हमारा जो margin is best in class. देखा कि आपने ये भी कहा है कि
18 से 20% की ग्रोथ की विजिबिलिटी आपको नेक्स्ट 2-3 साल नजर आ रही है। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो ग्रोथ है ये कौन से पिलर्स पे आ रही है और क्या आपने एज अ कंपनी कुछ टॉप लाइन रेवेन्यू टारगेट नेक्स्ट 3 साल का 2 से 3 साल का दिमाग में रखा हुआ है? कोई प्रॉफिट टारगेट आप लेके चल रहे हैं कि सब एस्पिरेशन ये है इसकी तरह मूव कर रहे हैं और बाजार की उतार चढ़ाव किधर लेके जाते हैं वो सेकेंडरी है, लेकिन एस्पिरेशनल टॉप लाइन और प्रॉफिट टारगेट्स आप शेयर करें। तो आई थिंक हमने एक ऑलवेज गाइड किया कि 18 to 20% इज अ सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर द कंपनी एज अ होल, मैं बात कर रहा हूँ ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। तो ये हमें बहुत अचीवेबल लग रहा है ओवर द नेक्स्ट 3 years। इसके जो मेन लीवर्स ऑफ ग्रोथ है वो हमारा जो एक ग्लास प्लांट जो आ रहा है राजस्थान में नेक्स्ट ईयर, दैट इज वन ऑफ द मेजर लीवर्स ऑफ ग्रोथ एज वेल। प्लस हमारी जो यूटिलाइजेशन है आज भी 70 to 75% अक्रॉस चैनल्स है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल विद द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। बाकी द होल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, 10 to 12% ग्रोथ नॉर्मल इंडस्ट्री में है। जब मैं 10 से 12 बात करता हूँ तो it also involves a lot of unorganized market that is there in India today। तो organized players ज्यादा अच्छी तरह से grow कर पा रहे हैं, and Cello I think is very well poised to grow at this rate at 18 to 20%। When I talk about margins I think वही line पे जो आज है we hope to continue to maintain these margins because जो भी हम categories में grow करना चाह रहे हैं या enter कर रहे हैं वो सारी गुड मार्जिन देने वाली लाइन है। देयर नो वन इज हम ऐसी कोई लाइन में नहीं जा रहे जहां पे द मार्जिन वुड बी हिट। गौरव, एक चीज मैं आपके रेवेन्यू को चेक कर रहा था, उसमें आपका एक्सपोर्ट्स और ऑनलाइन सेल्स ये दोनों मेरे को तो लगा थोड़ा उम्मीद से कम है, क्योंकि दोनों में मेरे पास जो जानकारी करीब करीब 10% के आसपास की ही है। आप इन दोनों पे फोकस करोगे क्या, ऑनलाइन सेल्स और एक्सपोर्ट्स पे? सो एक्सपोर्ट्स हमारा जो है जो जनरली नॉर्मली स्टेशनरी में ही हमारा ज्यादा करके एक्सपोर्ट है, तो हमारे बाकी वर्टिकल्स में इतना एक्सपोर्ट नहीं है। हम मोस्टली बाकी सब वर्टिकल्स में डोमेस्टिकली ड्रिवन ज्यादा है। तो जैसे जैसे बाकी सब वर्टिकल्स बढ़ेंगे तो परसेंटेज में शायद ड्रॉप आएगा। एक्सपोर्ट ऑफ कोर्स स्टेशनरी में बढ़ता जा रहा है। बाकी हमारे ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स में भी कुछ एक्सपोर्ट है जहां पे हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट भी कर रहे हैं टू इंक्रीज दैट, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस ये परसेंटेज आपको हमेशा सिमिलर या शायद इन द कमिंग ईयर थोड़ा कम भी देंगे। ऑनलाइन सेल्स की जहां तक बात है, ऑनलाइन सेल्स इंडिया में अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। ऑनलाइन सेल्स भी हमारा एक ही व्यू है कि हम सस्टेनेबली ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आप देखोगे कि बहुत क्लटर भी है और बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, कुछ ब्रांड आते हैं फिर चले जाते हैं थोड़े साल में। D2C ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ, बट हम सस्टेनेबली ग्रो करेंगे और ये जो हमारा परसेंटेज टू सेल्स है ये हम मेंटेन करेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हमारी तरफ से हमने इतने क्वेश्चंस आपसे पता करने थे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये जानकारी देने के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स की तरफ हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ज़रा आइडिया लेंगे कि इस समय क्या किया जाए। एक काम करते हैं, सेलो का भी एक शेयर ही है, लिस्टेड है अभी, और ये शेयर भी अच्छा चल रहा है, मैनेजमेंट को सुनी लिया है। संतोष मीना, आप थोड़ा फंडामेंटल भी चेक करते हो, ज़रा सेलो के बारे में देख के बताइए। आपने इनफैक्ट देख भी लिया होगा, आपको कैसा लग रहा है शेयर? डिम्पी कंपनी अच्छी है और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसमें बने रहना चाहिए। हालांकि कंपटीशन रहता है और स्टॉक तो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ रहेगी, तो जो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, लंबे समय का व्यू रखते हैं, वो इन्वेस्टर्स में बने रह सकते हैं। इसका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो फिर स्टॉक्स की बजाय दूसरी अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना चाहिए। ओके, ठीक है, चले। तो ये तो बात हुई सेलो वर्ल्ड की, लेकिन अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो एक्शन में हैं और कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज जो हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर इस वक्त आ रहे हो। एक बार बाजार को देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट तो है आज मार्केट और इनफैक्ट अब लेकिन रिकवरी भी आपको दिख रही है। इनफैक्ट अब आप निफ्टी पर देखें तो 21,750 के पास रिकवर हुआ है, रिकवर, और ऑटो से मेजरली ऑटो, डिविस लैब, लार्ज कैप्स में यहाँ से आपको बाइंग दिखी है। HCL टेक जैसे स्टॉक्स भी ऊपर आया है, LTI माइंडट्री जैसे ऊपर आया, इनफैक्ट IT के कई काउंटर्स हैं जो ऊपर आए हैं इस वक्त। क्या IT थोड़ा सपोर्ट दे रहा है आज है, और कोई रिकमेंडेशन आपकी तरफ से भी होगी ट्रेडिंग के लिहाज से?
सो आईटी सेक्टर डेफिनेटली मुझे अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल जनवरी मंथ में अर्निंग सीजन आ जाएगी आईटी सेक्टर में। पर्टिकुलरली मुझे विप्रो में काफी बस बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट पर हम देखें तो कंटिन्यूसली 100 डे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और आरएससी की तरफ से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। और ये स्टॉक अराउंड 450 तक के जो लेवल्स है उसको सस्टेन जब तक कर रहा है तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अपसाइड में काफी बेहतर टारगेट दिख रहे हैं। पोटेंशियली मुझे लग रहा है 530 तक के टारगेट 1-2 महीने के अंदर ये स्टॉक में दिख सकते हैं। हालांकि काफी बड़ा टारगेट है विप्रो के हिसाब से, बट ओवरऑल मुझे बुलिशनेस काफी लग रही है आईटी स्टॉक्स में। तो विप्रो वुड बी समथिंग आई वुड से बाय करके जाना चाहिए और 1-2 महीने के लिए अगर होल्ड करे तो काफी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है ये स्टॉक के। धमाकेदार कॉल आपने इरेडा पे दी आज सुबह कि ये 95 तक आया है, 92 95 के जोन में मिल रहा है, ऊपर 120 का टॉप बना के छाप लीजिए इसको। ऑलमोस्ट आप यही बोल रहे थे। ये देखिए 104 का भाव, 7% ऊपर। शानदार कॉल, कांग्रेचुलेशंस। अब आप देखिए, आप बढ़वा देते हैं फिर उम्मीदें व्यूअर्स की। तो अभी क्या करें, मुनाफा वसूल कर रहे हैं या रुकें इसमें? नहीं अजय जी, मुझे लगता है इसको होल्ड करना चाहिए। ये करेक्शन के बाद फिर से इसमें एक अच्छा एक्यूमुलेशन दिख रहा है। जो वॉल्यूम आया बहुत ही एग्रेसिव वॉल्यूम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई जो करेक्शन आया उसको एक बिल्कुल जंप करके बाई किया है। तो ये मुझे लगता है तेजी बनी रहेगी। वापस से 120 रुपए तक के लेवल शायद देखने को मिल सकते हैं। और जिस दिन इसने 120 के ऊपर लेवल निकाला, लगता है शायद स्टॉक 150 रुपए तक भी जाएगा। कई लोगों का कंसर्न था कि बहुत जल्दी बहुत ज्यादा चल चुका है, इस वजह से हमें फिर कुछ दिनों का कंसोलिडेशन देखा। और स्टॉक अभी भी अच्छा है। ये अगले 6 महीने साल भर ग्रीन एनर्जी थीम पे फोकस रहेगा। स्टॉक भले कितने भी चल चुके, मोमेंटम बना रहेगा मुझे लगता है। तो इस स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है। एक एवरेज करने का मौका था जिनके पास ऊपर है, और नीचे के 96 97 पे भी कल ही आ गया था। आज खुलते ही संतोष ने कॉल दिया और 104 पर 108 तक का आज का इंट्राडे का भी टारगेट उन्होंने बताया। लेकिन होल्ड वो बात कर रहे हैं कि अगर ये थीम चलती रहेगी। ठीक है, बढ़ते आगे। कुछ और काउंटर्स जो मिड कैप में भी ऊपर आए हैं उनमें अब एबी कैपिटल जैसे काउंटर्स ऊपर आया, पूना वाला फिनकॉर्प ऊपर आया। क्या यहाँ पर कोई अच्छी बेट आपको दिख रही है अक्षय? जी, एबी कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा एक नेगेटिव प्राइस ट्रेंड है, पर कोशिश है कि एक रिवर्सल करे। तो रिवर्सल का पॉइंट है 167। तो अभी तक रिवर्सल हो चुका नहीं है, तो मैं कहूंगा ये शेयर को आप मिस कर दे। डे ट्रेडिंग में आपको 2-3 रुपए का अपसाइड मिल सकता है, पर डाउन ट्रेंड है तो इसे अवॉइड करें। और प्रियंका जी, दूसरा स्टॉक कैन यू रिपीट प्लीज? पूना वाला फिनकॉर्प था, वहां पर भी आपको अच्छी बाइंग दिख रही है। तेजी क्या बढ़ सकती है? अभी तो सिर्फ 0.25% ही तेज है। फिनकॉर्प यहाँ से मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बेट है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सपोर्ट 430 का है, 440 तक एक बार उछल सकता है। आपका अगर वेरी शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आप ये ट्रेड ले। अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म की बात है तो एक बहुत मैसिव रेसिस्टेंस है 450 पे, जो 450 पार करना जरूरी है। वहां पे एक बड़ी मोमेंटम रैली मिलेगी। तो फिलहाल आप ट्रेडिंग के हिसाब से पार्टिसिपेट करिए। 440 का टारगेट और स्टॉप लॉस बनेगा इसका 425। गोदरेज इंडस्ट्रीज देखिए क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है। ये ऐसे शेयर्स हैं, आपको पता है क्या ना, डाटा काफ़ी हद तक आपको बहुत चीज़ें क्लियर कर देता है। और इसमें देखिए धीरे धीरे करके अब शेयर्स एफएमसीजी के आगे आ रहे हैं। आपने पूरे दिसंबर में एफएमसीजी शेयर में ना चर्चा की ना बातचीत हुई, लेकिन अब एकदम से बदलाव हो रहा है। अच्छा, बैंक की जहाँ तक बात है, बड़े बैंकों ने दम तो दिखा दिया, अब छोटे बैंकों की बारी है, वो धीरे धीरे करके चलते हैं। आरबीएल बैंक उसमें से एक है। आरबीएल बाकायदा डेज हाई पे इससे में आके ट्रेड कर रहा है। तो एक काम करते हैं, दोनों में से क्या सौदे निकल गए हाथ से या फिर कुछ पता किया जा सकता है, पर समझते हैं। एक बार चेक करेंगे। जय पटेल, आरबीएल बैंक और गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये दोनों ट्रेड हाथ से निकल गए क्योंकि 5% से ज़्यादा की मूवमेंट है। तो आरबीएल बैंक में अभी भी मुझे लग रहा है काफी अपसाइड बाकी है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखे या 1-2 दिन के हिसाब से देखे तो 292 तक का पहला टारगेट है। वो रेजिस्टेंस भी है काफी, वो अगर क्रॉस करेगा सो वहां से मल्टीपल रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद ये लग रहा है मुझे 300 के पार जाने वाला स्टॉक है। तो आरबीएल बैंक, इवन सुबह संजीव जी भी बोल रहे थे डीसीबी बैंक, सो छोटी मझोली बैंक्स में काफी मोमेंटम आ सकता है ये 2024 में इंटरेस्ट रेट कट के जरिए। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आरबीएल बैंक है, डीसीबी बैंक है, ये सब में स्ट्रक्चर काफी बेहतर है। वीकली चार्ट और डेली चार्ट काफी अभी अच्छा दिख रहा है। सो यहाँ से बाय करके जाने की सलाह रहेगी। कोई 1-2 दिन के लिए ये स्टॉक को ले रहा है 292 पर सेल कर सकता है, और वहां से अगर फ्रेश बाइंग करनी हो तो अगर 300 के ऊपर वापिस से जाए तो वापिस से ये स्टॉक को बाय करके थोड़ा लॉन्ग प्ले के लिए ये स्टॉक को ले सकते हो। इवन गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। आज के दिन में देखे तो
जो अपसाइड आया 5% का, वो अपने आप में काफी बेहतर है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न का वीकली चार्ट पर फिनिश दे रहा है, तो यहाँ से किसी को बाय करना हो तो 720 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी बेहतर रिटर्न आ सकता है। 820 तक के टारगेट गोदरेज इंडस्ट्रीज पर आते हुए दिख रहे हैं जनवरी मंथ। एक और शेयर है मदरसन्स के नाम से, आप जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे। मदरसन संवर्धन के नाम से होगा वो शेयर। उसका बिल्डअप वगैरह ठीक है फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज, और प्राइस एक्शन भी देखने को मिल रहा है। शायद थोड़ा और चल सकता है, हो सकता है 1.5-2% और चल जाए इंट्राडे में। हाँ, और इस 100 के लेवल को भी, क्रिटिकल लेवल को भी पार कर रहा है। एक बार संतोष मीना आप इसको चेक करेंगे। संवर्धना मदरसन के नाम से शेयर है। मदरसन सुमी हुआ करता था पहले ये। यस जिन पे इन स्टॉक्स ने नॉर्मली इस ऑटो सेक्टर की रैली में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन अभी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया। आई थिंक जो टेस्ला वाली न्यूज है शायद उसका भी इसमें एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस आएगा 104 रुपए 105 रुपए के आसपास। जैसे ही 104 का लेवल निकालेगा, जो नेक्स्ट टारगेट आएगा इसमें 112 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, कोई ट्रेड लेता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 98 रुपीज का। आरबीएल बैंक के साथ इनका एक भाई भी है, उसका नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक आपको बताया था मैंने 220 पे टाटा पावर ने और आरबीएल बैंक ने दोनों ने सेम डे अपने टारगेट्स दिए थे दो साल आगे के, अभी 15 दिन पहले। वहाँ से टाटा पावर चला, वहाँ से आरबीएल बैंक चला। 220 वाला 280 में बिक रहा है। वैसे ही फेडरल बैंक ने भी पिछले हफ्ते अपने आगे के टारगेट्स दिए आरओए बढ़ाने के। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब मैनेजमेंट खुद एक बता रहा है कि मैं ऐसे इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ अपने में एक्सचेंजेस पे, फेडरल बैंक इस हफ्ते 2% चला है, बाकी छोटे बैंकों के कंपैरिजन में कम चला है। क्या रिस्क रिवॉर्ड इसका ये ठीक है जय पटेल, या आपको लगता है कि लैगार्ड है, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, मोमेंटम तो मिसिंग है, रुक के लेते हैं या बाकियों को लेते हैं जहां मोमेंटम मजबूत है, इसको अवॉइड करें? तो इवन अजय जी फेडरल बैंक पर आई थिंक आईसीसी एएमसी का बाइंग का स्टेक भी की न्यूज थी कल के दिन में। इफ आई एम राइट, डेफिनेटली मुझे स्टॉक में काफी बेहतर अभी लग रहा है कि जो रेजिस्टेंस है अराउंड 158 तक के, वहां से अगर ये स्टॉक अपसाइड मोमेंटम दिखाया, क्योंकि डबल टाइम ये स्टॉक ने रेजिस्टेंस वहां पर दिखाया था, तो ये क्रॉस कर लेगा तो वापिस से एक मोमेंटम के हिसाब से काफी अच्छा हो जाएगा। और मुझे लग रहा है हायर येलो की पैटर्न कंटिन्यूसली वीकली चार्ट पर दिख रही है, सो प्रॉब्लम कोई नहीं लग रहा। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी बेहतर है। ये प्राइस में भी अगर हम एंटर होना चाहे तो डेफिनेटली ले सकते हैं। 151 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में जब रैली आएगी, जैसे आईटी में मिड कैप आईटी सेक्टर में आई थी, वैसे ही मिड कैप बैंक्स में आएगी और रैली काफी स्ट्रांग होगी। यहाँ से मुझे लग रहा है 172 तक के टारगेट ये स्टॉक में आते हुए बहुत फास्ट आते हुए दिख सकते हैं। सो फेडरल बैंक को होल्ड करके चलिए, बाय करना है तो ये प्राइस से बाय करके 151 152 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। ये बात ठीक है। इनफैक्ट मिड कैप आईटी चल रहा है, लेकिन आप लार्ज कैप बैंक्स को देखें तो वो थोड़ा स्लिप कर रहे हैं, इनफैक्ट और नीचे ड्रैग कर रहे हैं। एसबीआई जैसे आप देखें वहां पर लगभग 1% ज्यादा की गिरावट है। कोटक 1% वीक हुआ है। इंडसइंड लगभग 1% वीक हुआ है। थोड़ा सा आज प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन एसबीआई ज्यादा चला भी नहीं है। क्या ये एक्यूमुलेशन जोन है या नीचे और मिल सकता है संतोष? यस बैंक का एसबीआई मैं भी काफी बुलिश हूं। आई थिंक कंसेंसस बुलिशनेस देखने को मिल रही है, बट स्टॉक उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। स्टॉक में मेरा अभी भी तेजी का है। कोई डिप मिलता है करीबन आपको 625-630 की रेंज में, तो वहां पे एंट्री देखिएगा। हो सकता है स्टॉक में एक बार छोटा डिप देखने को मिले, वहां से फिर फ्रेश एंट्री के मौके बनेंगे। और स्टॉक जैसे ही ये सस्टेन करेगा 660 के ऊपर, फिर शायद 800 रुपए के जो टारगेट है वो हमको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो अभी नियर टर्म में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है और 660 से 620 के बीच में, लेकिन इसमें कोई भी वीकनेस आती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। के चलने का इंतजार है, और अभी फिलहाल थोड़ा सा एक रेंज में भी टाइम वाइज करेक्शन दिख सकती है, लेकिन बाय ऑन डिप्स का माहौल जरूर एसबीआई पे बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस के जरिए जो ट्रेड करते हैं उनके लिए आज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आदित्य अरोड़ा हमारे खास गेस्ट ऑप्शन का चैंपियन लेकर आए, उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग आदित्य, बताएं आज तो आपको थोड़ी हेड स्ट्रैटेजी देनी चाहिए क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है कई सारे स्पेसेस में। कैसे आज स्ट्रैटेजी प्ले आउट कर रहे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। आई थिंक टुडे इज द डे टू टेक चिप्स ऑफ द टेबल। एक बेहतरीन 2023 रहा है और दिसंबर की एक्सपायरी कल कंप्लीट हो गई। अब जैन की एक्सपायरी हो रही है, पीपल आर टेकिंग चिप्स ऑफ द टेबल। चाहे आप हैवी वेट्स की बात करें, रिलायंस और निफ्टी
निफ्टी में। और अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो आईसीआईसी बैंक में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से एक बेरिश ट्रेड, न्यूट्रल टू बेरिश ट्रेड लिया जा सकता है। तो इसमें स्ट्रैटेजी ये रहेगी 1020 का पुट बाय कर सकते हैं जो 31.35 चल रहा है, और 980 का पुट सेल कर सकते हैं जो 13.50 चल रहा है। इसमें मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 12,495 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 15,505। तो आईसीआईसी बैंक नीचे आएगा तो मुनाफा बनेगा। ठीक है, सो बियरिश टू न्यूट्रल। ठीक है, एक सवाल मैं इससे आदित्य से ले लूं, क्योंकि अब हम एफएनओ की बात कर रहे हैं और ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। ये एक तो इंडिया बुल हाउसिंग ऑप्शन एफएनओ से बाहर निकल गया। ओके, तो ये जो एक ट्रेडर सेंट्रिक स्टॉक था ना बहुत ज्यादा इंटरडे, अब वो नहीं रहा, पैसा लगा के काम करना पड़ेगा। इवन डेल्टा कॉप निकल रहा है। हाँ, वो मार्च से उसमें समय आरबीएल बैंक में भी यही खबर आ रही है। तो ये ऑप्शन वालों का क्या होगा इसके अंदर, कैसे ये सारा काम कैश की तरफ मूव कर जाएगा क्या आदित्य? वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी। आई थिंक यस, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में काम करने का, फिर तो कैश में ही काम करना पड़ेगा। तो इसमें इफेक्ट ये आएगा, सपोज किसी की बुलिश या बेरिश पोजीशन है, वो जल्दी कुछ स्ट्रैटेजी इस तरीके से करेंगे कि रोल ओवर की जगह शॉर्ट टर्म में ही फोकस करे, बाद में तो कैश में ही काम करना पड़ेगा। ठीक, शुक्रिया आदित्य। ये इनोवा कैपटैब की आपको दिखाई दे रही है रेट्स कहाँ पे सेटल हो रहे हैं, 456 के आसपास सेटल हो रहे हैं, 2% ऊपर। तो ये एक है। देखिए आईपीओ में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, कौन से आईपीओ में आप आईपीओ एप्लीकेशन लेके काम करें, कौन से आईपीओ में आप खुलने पर भी काम करें। आपने आरबीजेड अगर खुलने पर भी काम किया होता तो आपका पैसा बना होता। क्रेडो में खुलने पर भी मौका मिल रहा था, इरडा में खुलने पर भी मौका मिल रहा था। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो फेयरली वैल्यूड आईपीओ पे आते हैं, और अगर आप ग्रे मार्केट भी ऐड करके जो लिस्ट देख रहे हैं 30-40%, जैसे आज़ाद इंजीनियरिंग, शानदार कंपनी, लेकिन फुली प्राइस हो गया था आईपीओ पे, उसलिए फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा आईपीओ की तरफ। संतोष मीना, आप तो फंडामेंटल की तरफ भी ध्यान देते हैं, कोई खास लेटेस्ट लिस्टिंग या लिस्टेड हुई कंपनी जिस पे आपकी नजर रही हो? जी अजय जी, अभी आईपीओ को देखे तो थोड़ा सा मोमेंटम ठंडा पड़ा है। स्टॉक आईपीओ बहुत सारे आए, लेकिन जो लिस्टिंग गेन्स हैं वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन एक डिसअपॉइंट लिस्टिंग हुई थी, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम हुई थी, वो था आइनॉक्स इंडिया, जो कंपनी काफी अच्छी लगी। एक निश प्लेयर है, उसमें एंट्री बैरियर काफी ज्यादा है, प्रमोटर काफी अच्छे हैं। तो इस गिरावट में, इस कमजोरी में मुझे लगता है धीरे धीरे आइनॉक्स इंडिया एक्यूमुलेट करना चाहिए। नॉर्मली देखा गया है कि अगर आईपीओ की लिस्टिंग के बाद स्टॉक परफॉर्म नहीं करता, थोड़े टाइम कंसोलिडेट करता है। जब जो अर्ली जिन्होंने एचएनआई इन्वेस्टर है, जिन्होंने पैसा लगाया, वो प्रॉफिट बुक करते हैं, तो थोड़े टाइम कंसोलिडेट करेगा। बट एक कंसोलिडेशन पीरियड के बाद जब चलने लगते हैं तो एक बड़ी तेजी बनती है। तो ये स्टॉक मुझे लगता है आपके रेडार पर होना चाहिए। एक स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा मैं अजय पटेल से, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, TRIL। अभी जबरदस्त ब्रेकआउट आया है TRIL में, 6% ऊपर डेज हाई की तरफ। पिछले 6 महीने का चार्ट लेके आइए, ये अपने अर्लियर लेवल्स को वापस से क्रॉस करने की उसमें है, तलाश में है। ट्रिल में अभी हमने एक इंटरव्यू किया था पिछले हफ्ते, इनफैक्ट उस इंटरव्यू के बाद 20% सर्किट लगा था। इंग्लिश पे किया था हमने इंटरव्यू के दौरान 3% ऊपर था। डेज क्लोज पे 20%। मैनेजमेंट बहुत तेजी की बात बोल के गए। ओके। ये देखिए उसके बाद ब्रेकआउट, और ये अटकता था यहीं पे आके। ये अक्षय भागवत, जरा इसके चार्ट को देखिए, ये जो जिस भाव से अटकता था, ये भाव निकल गया। आपके हिसाब से ऊपर के लेवल्स पॉसिबल है? जी, एक ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर ट्रांसपोर्टेशन स्टॉक का नाम दोहराएंगे अजय जी, मैं मिस कर रहा हूँ। TRIL 231 का भाव है। TRIL, यस, इसको कोई बात, मिल गया अजय जी। आज बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप करा है, डे ट्रेडिंग में ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। थोड़ा ओवरबॉट है, पर ये मोमेंटम चेज करने वाला काउंटर है। फ्लैग एंड पोल बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग नजरिए से बाय कर सकते हैं। 229 का रेट है, तो आपको 245 तक टारगेट बनेंगे। जिनके पास पोजिशनली है तो अभी भी होल्ड करके चले, 200 का स्ट्रॉन्ग बेस है। फ्रेश बाइंग कर रहे तो आपका टारगेट थोड़ा सीमित रहेगा 245 तक। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मैं थोड़ा लंबा टारगेट बना के चलूंगा, 275 तक उनके लिए टारगेट दूंगा मैं। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है, होल्ड या बाय की रिकमेंडेशन रहेगी।
इनफैक्ट पावर एंसिलरी के कुछ दूसरे स्टॉक्स भी देखें, वहां पर भी अच्छी तेजी है। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स के साथ साथ कल्पतरू को देखें, वहां 8% की तेजी है। GETND ये भी काफी चलता है जब एक साथ मूव शुरू होती है, यहाँ 4-4.5%। और वोल्टैम ट्रांसफार्मर्स, आज पावर एंसिलरी स्पेस में भी अच्छा खासा करंट है। पावर लार्ज कैप पावर थोड़े कम चल रहा है, लेकिन पावर एंसिलरी में अच्छी मूव है। कोई स्टॉक यहाँ ऐड करना चाहिए जय, जो अच्छे एंट्री लेवल दे रहा हो? यहाँ से मुझे लग रहा है जस्ट सेकंड, सो वोल्टेम पर काफी मोमेंटम था, और वीकली चार्ट पर हम देखें तो अभी भी वो जो जब बुलिश कैंडल बनी थी अभी अराउंड 6,680 के वहां पर जो रेजिस्टेंस बना था उसके भीतर ही अभी काम कर रहा है। तो मुझे लगा एक बार ब्रेकआउट आना चाहिए वापस से, उसके बाद ही फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अभी काफी रेजिस्टेंस के पास चल रहा है और वहां पर सुपर ट्रेंड लाइन के वहां पर भी रेजिस्टेंस बना है। तो किसी को शॉर्ट टर्म के लिए 1-2% के गेन के लिए ट्रेड करना तो डेफिनेटली यहाँ पर एक मूव बन सकता है, बट ओवरऑल लंबे समय के लिए होल्ड करना तो आई गेस ब्रेकआउट की वेट करनी चाहिए और थोड़ा पोजिशनली ये स्टॉक को होल्ड करके जा सकते हैं, उसके बाद ही काफी अच्छा बेहतर रिटर्न मिल सकता है। ओवरऑल मंथली चार्ट पर हम देखें प्रियंका जी, तो ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने विजिबल देखा हुआ है, अराउंड 18% का मंथली रिटर्न है, बट हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा कॉन्सोलिडेट हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट करना चाहिए, उसके बाद ही स्टॉक को बाय करना चाहिए। थोड़ा वेट करके बाय करने की सलाह है। फर्टिलाइजर काउंटर में भी कल से एक मूव है, आप देखें नेशनल फर्टिलाइजर, मतलात फर्टिलाइजर, इनफैक्ट कोरोमंडल जैसे काउंटर्स में, तो चंबल फर्टिलाइजर में तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर भी थे। कोई काउंटर यहाँ ऐड करेंगे आप अक्षय? जी, यहाँ पे हमने हमारे क्लाइंट्स को चंबल फर्टिलाइजर बाय करने की राय दी है। थोड़ा सा डिप मिल रहा है आज, बट ओवरऑल एक चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो चुका है। आपको 360 या 365 अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छे रेट है बाय करने के लिए। जनवरी सीरीज में रोल ओवर स्ट्रॉन्ग है और 415 से 425 ये आपके टारगेट एरिया बनेंगे। सपोर्ट है इसका 350 का। चल गया, ये बहुत ज़बरदस्त अपमूव इस समय दिखाई दे रहा है। एक और स्टॉक जो बहुत दिनों के बाद अपमूव दिखा रहा है संतोष, इनफैक्ट 100 रुपये घटा था पिछले एक महीने के अंदर, वो है आपका रेमंड। ऑलमोस्ट 1800 जाने के बाद ये वापस 1700 पे आ गया था। आज थोड़ा अपमूव दिखाने की चेष्टा कर रहा है डेज हाई की तरफ 2%, बट ऐसे देखा जाए तो ये 2200 वाला घटा था 1500। ये जो अपमूव आज हुआ है इतने दिनों के करेक्टिव के बाद, क्या ये सस्टेनेबल दिख रहा है? लगता है इसको चेज करना चाहिए या रहने दें? जी अजय जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा हो रहा है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल दिख रहा है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी आ रहा है। आपके लिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा है 1680 रुपए के आसपास, और यहाँ से अगर रैली करता है तो स्टॉक में 1920 1940 का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। शायद 2020 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा एग्रेसिव बेट है क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी ज्यादा है। मिड कैप में वॉलेटिलिटी की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसमें कोई खरीदारी करता है तो यहाँ पे 1680 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में पहला टारगेट आपको 1900 से 1920 के एरिया का रहेगा। एक और स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा जय पटेल के साथ। कंजम्पशन की बात बहुत हो रही है, उसमें दो रीजन है, दो बातें हैं। एक तरफ तो वॉल्यूम ग्रोथ है ही नहीं। आप 4 क्वार्टर के रिजल्ट देख लीजिए, कंज्यूमर्स में वॉल्यूम ग्रोथ है ही नहीं। स्पेशली जो गांव और छोटे शहरों में आपको जो डाबर की बात करें, ये देखिए हमारे डायरेक्टर साहब इतने समझदार पहुंच गए, उन्हें कैसे मालूम चला कि मैं डाबर की बात कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है सारे कंज्यूमर में। करेक्ट। और मैनेजमेंट खुद, अभी बर्मन साहब 2 महीने पहले मुझसे बात करने आए थे और मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा अभी कोई वॉल्यूम ग्रोथ में कोई इतना मायूस मैनेजमेंट मैंने नहीं देखा। सारे बड़े लोगों ने लास्ट 6 महीने में कमेंट्री दी कमजोर। लेकिन मैं बता दूं आपको, हमारे सारे पैनलिस्ट चार्टिस्ट ये बात मानेंगे, पहले भाव मूव करता है, खबर बाद में आती है। और भाव कंज्यूमर्स का मूव करना शुरू कर दिया है। ओके, ये देखिए नीचे में 500 रुपए का लो बना के डाबर 550 है। संतोष ये टेस्ट कर सकता है वापस नीचे, या अब धीरे धीरे वेट ना करें कि कब पॉजिटिव खबर आएगी तब लेंगे, धीरे धीरे अब चेज करना चाहिए। वैसे भी बाजार का माहौल डिफेंसिव है, तो यहाँ पे खोने के लिए क्या है? जी मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी काउंटर्स में यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगी, और वैसे पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। एचयूएल मुझे काफी अच्छा लग रहा है। डाबर का भी स्ट्रक्चर देखें, नॉर्मली थोड़ा सा स्लो सुस्त स्टॉक है, लेकिन स्ट्रक्चर अभी ऐसा है कि थोड़ा मोमेंटम मिल सकता है। 555 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, 555 के ऊपर निकलता है तो 575 580 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। मैक्सिमम टारगेट इसका 600 रुपए का देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां जाकर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो फिलहाल के लिए अभी 50 रुपए की अपसाइड के लिए कोई प्ले करना चाहे तो कर सकता है। स्टॉप लॉस भी आपके लिए रहेगा 535 रुपए का। ऑलराइट,
केमिकल स्टॉक्स में फिर से आपको एक्टिव दिख रहे हैं। अल्कलाई एमाइन जैसे स्टॉक, गुजरात फ्लूरो जैसे स्टॉक्स में आपको अच्छी मूव दिखी है। आरती इंडस्ट्रीज भी फिर से 1.5% तेज है। आरती इंडस्ट्रीज तो खैर वन साइडेड चला है पिछले 2 हफ्तों में, लेकिन स्ट्रेंथ इस वक्त कहाँ दिख रही है जहाँ थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल हो केमिकल स्पेस में? अक्षय जी, यहाँ पे आप देखें तो एसआरएफ जो है उसका एक बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। काफी टाइम में एक रेंज में सीमित है, थोड़ा ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, और ये एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के कदार पे है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जल्दी ये ब्रेकआउट 2560 के ऊपर जो है ये मिल जाएगा और इसके टारगेट 2900 तक हो जाएंगे। तो आप इसे थोड़ा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के साथ होल्ड कर जाइए। 3000 प्लस के टारगेट दिखेंगे। ट्रेडिंग के लिए भी मोमेंटम इंटैक्ट है, तो एसआरएफ मेरी सबसे बेस्ट पिक रहेगी फ्रॉम द केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्पेस से एसआरएफ आपकी नजर रहेगी। होटल स्टॉक्स को भी देखते हैं। इनफैक्ट अच्छी मूव कामत होटल या एच होटल सब में एक अच्छी मूव है, और आके आपको जनवरी में एक बड़ा ट्रिगर है जो अयोध्या से निकल कर आ रहा है। वहाँ से उस व्यू के चलते कोई होटल स्टॉक ऐड करना चाहिए तेजी में। जो इनफैक्ट लेमन ट्री होटल ने तो अपनी कुछ कैपेसिटी भी एडिशन किया, लेकिन थ्रस्ट इस वक्त रिलीजियस टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा है। होटल्स जो स्पेस में केटर कर रहे हैं, समी होटल जैसे नए स्टॉक्स हैं उनके पास भी वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इंडियन होटल एक प्रिफर्ड बेट है यहाँ पर। होटल स्पेस में कोई अच्छी बेट जो आपको समझ आ रही हो यहाँ पर? जय होटल स्पेस में शेलेट होटल मुझे स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। हम देखें तो अराउंड रेजिस्टेंस के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, जो इवन ऑल टाइम हाई भी ये स्टॉक अभी वहां पर चल रहा है। वीकली चार्ट पर फ्लैग एंड पुल पैटर्न बन रहा था, उसको ब्रेकआउट किया। तो शेलेट होटल पर बहुत टाइम से हम देखें तो मूव काफी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। जब से 600 के ऊपर ये स्टॉक ने सस्टेन किया, कब से कंटिन्यूसली अपसाइड दिखा रहा है। मुझे लगा शेलेट होटल पर अभी भी व्यू बुलिश का बन रहा है। 750 तक के टारगेट ये स्टॉक में आते हुए दिख रहे हैं, तो शेलेट होटल को प्लस करके चल सकते हैं। अभी जो श्री राम मंदिर का अभी ओपनिंग होगा, फिर काफी मोमेंटम आएगा, समर वेकेशन आएगा, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी, और लास्ट जो क्वार्टर था उसका भी रिजल्ट काफी बेहतर आ सकता है होटल स्पेस में। सो शेलेट होटल वुड बी समथिंग आई वुड बी बुलिश ऑन, एंड काफी अभी तक चला नहीं था, अभी चल रहा है। सो 750 ठीक है, ऑल राइट। तो शेलेट होटल आपको पसंद आता है, लेकिन स्पीच आज हमारे